जीरो अजुमा मॉडर्न डे जापान में रहने वाला एक सीमिंगली नॉर्मल लड़का था, लेकिन उसके पास एक ऐसी एबिलिटी थी जो उसे बाकी लोगों से कंप्लीटली डिफरेंट बनाती थी। जीरो एनिमल्स की लैंग्वेज समझ और उनसे बात कर सकता था। प्राइमरी स्कूल में दूसरे बच्चे उसे फ्रीक कहकर बुली करते थे। जीरो भी चुप रहने वालों में से नहीं था, इसलिए अक्सर उनसे फाइट हो जाती थी। एक दिन स्कूल से एक और फाइट के बाद जीरो अपने फैमिली डॉग नाची के पास बैठता है। नाची उससे पूछता है कि क्या फिर से फाइट हुई। जीरो बताता है कि स्कूल के बच्चे उसे फ्रीक कहते हैं, इसलिए उसके पास फाइट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। नाची कामली समझाता है कि उनकी बातों को दिल पर मत लेना। एक दिन जीरो खुद समझ जाएगा कि उसके पास जो पावर है वो कितनी इनक्रेडिबल है। कई साल बीत जाते हैं और जीरो एक यंग मैन बन जाता है, लेकिन एक चीज बिल्कुल नहीं बदलती, उसकी फाइट करने की आदत। एक दिन ब्रिज के नीचे 3 हाई स्कूल पंक्स मिलते हैं। वो जीरो को वार्न करते हैं कि उनका सेनपाई डेमन लीग का हेड है, लेकिन जीरो बिल्कुल इंप्रेस नहीं होता। वो कैजुअली कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और उनका सेनपाई सिर्फ एक यूजलेस पंक है। ये सुनकर बगून गुस्से में जीरो पर पंच करता है, लेकिन जीरो इजीली अटैक डॉज करके उसे किक मार देता है, जिससे बगून सीधा रिवर में जा गिरता है। बाकी दोनों ये देखकर शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं कि जीरो ने कौन सी निंजा टेक्निक यूज की, लेकिन जीरो उन्हें भी टीज करना स्टार्ट कर देता है। दोनों एक साथ जीरो पर अटैक करते हैं, लेकिन जीरो उनसे भी काफी फास्ट होता है। कुछ ही देर में दोनों भी पिटकर और भीगकर वहां से भाग जाते हैं। तभी पीछे से किसी की आवाज आती है। जीरो मुड़कर देखता है कि एक क्रो और कैट उसके पास आए हैं। कैट जीरो को थैंक्स बोलती है और बताती है कि ये गूंस कुछ टाइम से उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, लेकिन कैट जीरो को भी वार्न करती है कि अब ये लोग रिवेंज लेने की कोशिश कर सकते हैं। जीरो कैजुअली कहता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसी सिचुएशंस हैंडल करना उसे आता है। इसके बाद जीरो घर की तरफ निकल पड़ता है। घर पहुंचते ही उसके ग्रैंडफादर तोशीमासा अजुमा को समझ आ जाता है कि जीरो फिर फाइट करके आया है। तोशीमासा गुस्से में कहता है कि उसने जीरो को निंजा टेक्निक्स इसलिए नहीं सिखाई थी कि वो एक वर्थलेस पंक बनकर लोगों को पीटता रहे। जीरो भी इरिटेट होकर जवाब देता है कि आज के टाइम में निंजास की कोई वैल्यू नहीं है और ये सब सीखना सिर्फ टाइम वेस्ट है। ये सुनकर तोशीमासा का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो कुछ थ्रोइंग स्पाइक्स जीरो की तरफ फेंकता है, लेकिन जीरो इजीली डॉज कर लेता है। फिर तोशीमासा एक कटाना निकालता है और बताता है कि ये उनके फैमिली का एयरलूम है, जो एडो पीरियड से उनकी ब्लड लाइन में पास होता आ रहा है। उनके अनसिस्टर्स को शोगुन ने बैटलफील्ड पर ब्रेवरी के लिए ये स्वॉर्ड दी थी। तोशीमासा जीरो को समझाता है कि अब उसे मैच्योर होना होगा, क्योंकि फ्यूचर में फैमिली लाइन कंटिन्यू करने की जिम्मेदारी उसी की है। जीरो स्वॉर्ड को देखकर स्मर्क करता है और कहता है कि ये शायद एक हार्मलेस फेक स्वॉर्ड है। बस फिर क्या था, तोशीमासा स्वॉर्ड को शीट से बाहर निकालता है और जीरो को उसकी रियलिटी समझाने के लिए रेडी हो जाता है। जीरो तुरंत अपनी गलती मानता हुआ फॉरगिवनेस मांगने लगता है। बाद में तोशीमासा जीरो को घर साफ करने का काम देकर टाउन एसोसिएशन मीटिंग के लिए चला जाता है। जाते वक्त वो जीरो को वार्न करता है कि रात को लॉक करना ना भूलना। जीरो कंप्लेन करता है कि वो कोई बच्चा नहीं है। तभी वही क्रोध दोबारा आ जाता है और जीरो को बताता है कि इमरजेंसी है। फॉरेस्ट में एक कैट बहुत बुरी कंडीशन में मिली है। क्रो जीरो को फॉरेस्ट के अंदर ले जाता है, जहां जीरो देखता है कि एक कैट जमीन पर ब्लड के पडल में इंजर्ड पड़ी है। जीरो चेक करता है और रियलाइज करता है कि कैट अभी भी अलाइव है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ आखिर हुआ क्या। वो कैट को घर ले आता है और उसके वुंड्स ट्रीट करता है। कुछ वक्त बाद कैट की कंडीशन इंप्रूव होने लगती है और फाइनली उसकी आंखें खुल जाती हैं। जीरो कैट फूड लेकर रूम में एंटर करता है और नोटिस करता है कि कैट अब डेंजर जोन से बाहर है। वो कैट से उसका नाम पूछता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग स्ट्रे एनिमल्स का भी नाम होता है। कैट सार्कास्टिकली जवाब देता है कि नाम बता भी दे तो ह्यूमंस इतने स्टूपिड होते हैं कि दूसरी लैंग्वेज समझ ही नहीं सकते। लेकिन कैट को तब एक बहुत बड़ा शॉक लगता है। जीरो उसकी बात समझ रहा था। कैट तुरंत बेड के नीचे हाइड कर जाता है। जीरो उसे समझाता है कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, वो उसे हर्ट नहीं करेगा। कैट जीरो के अंदर किसी सुपरनैचुरल एनर्जी को सेंस करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ भी अनयूजुअल फील नहीं होता। इसलिए उसके लिए ये और भी कंफ्यूजिंग हो जाता है कि एक नॉर्मल ह्यूमन एनिमल लैंग्वेज कैसे समझ सकता है। जीरो फाइनली एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी यूज करता है। वो अपना सीक्रेट वेपन निकालता है, किटी ट्रीट्स। ट्रीट्स देखते ही कैट बेड के नीचे से बाहर आ जाता है और खाना स्टार्ट कर देता है। जीरो सेटिस्फाइड होकर उसके पास बैठ जाता है। मील फिनिश करने के बाद कैट फाइनली अपनी आइडेंटिटी रिवील करती है। वो कहती है कि वो ऑर्डिनरी कैट नहीं है, उसका नाम रागो है और वो एक इमॉर्टल मोनोनोके है। जीरो कंफ्यूज हो जाता है। रागो एक्सप्लेन करता है कि मोनोनोके सुपरनैचुरल बींग्स होते हैं जो जरूरत के नकदे ह्यूमन या एनिमल का फॉर्म ले सकते हैं। मोस्ट ह्यूमंस को उनके एग्जिस्टेंस का आइडिया भी नहीं होता। कुछ मोनोनोके ह्यूमंस के बीच रहते हैं, जबकि कुछ माउंटेन्स और फॉरेस्ट्स की आइसोलेशन में रहना प्रेफर करते हैं। जीरो फिर रागो की इंजरीज के बारे में पूछता है। रागो बताता है कि उस पर एक और मोनोनोके ने अटैक किया था। जीरो रीजन पूछता है, लेकिन रागो को खुद कंप्लीट डिटेल्स याद नहीं है।
उसे सिर्फ इतना याद है कि वो एक डीप स्लीप में था। जब उसकी आंखें खुली तो वो कंप्लीटली सराउंडेड था। उन मोनोनोके को रागो की हेल्प चाहिए थी, लेकिन रागो ने उनकी डिमांड रिफ्यूज कर दी। इस रिफ्यूजल के बाद उन्होंने मिलकर रागो पर अटैक कर दिया और उसे ऑलमोस्ट डेथ के पॉइंट तक पहुंचा दिया। जीरो पूछता है कि अगर वो भी मोनोनोकेस थे तो रागो ने उनकी हेल्प क्यों नहीं की। रागो कहता है कि उसे ऐसे क्रीचर्स बिल्कुल पसंद नहीं। ये पैरासाइट्स अपनी वीकनेस छुपाने के लिए किसी स्ट्रॉन्गर क्रीचर के पीछे हाइड होते हैं। ये बात जीरो को हिट करती है। रागो अज्यूम करता है कि जीरो उसकी बात बिलीव नहीं करेगा, लेकिन जीरो कहता है कि अभी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर भी वो रागो पर बिलीव करेगा। आखिर वो खुद एनिमल से बात कर सकता है जो ऑलरेडी स्ट्रेंज है, इसलिए मोनोनोके पर बिलीव करना उसके लिए इम्पॉसिबल नहीं। लेटर दैट इवनिंग जीरो रागो को शावर कराता है और नोटिस करता है कि उसके वुंड्स कंप्लीटली हील हो चुके हैं। जीरो कहता है कि अब कंफर्म हो गया है कि रागो ऑर्डिनरी कैट नहीं है। पहले उसे लगा था कि रागो डाइंग कंडीशन में नॉनसेंस बोल रहा था। रागो की पर्सनैलिटी देखकर जीरो को अपने पुराने डॉग नाची की याद आती है। जीरो बताता है कि बचपन में बुलीज उसे अक्सर परेशान करते थे और वो स्क्रैचेस और कट्स के साथ घर लौटता था। नाची उसके साथ बाथ में बैठती थी, जिससे जीरो अपने पूरे दिन की टेंशन भूल जाता था। रात को जीरो सोने चला जाता है। मिडनाइट के अराउंड रागो विंडो पर आता है। वो जीरो को गुड बाय कहता है और बताता है कि जीरो ने उसकी लाइफ सेव की है, इसलिए वो उसका डेट मानता है, लेकिन अब उसे जाना होगा। रागो विंडो से नीचे जंप करता है, लेकिन रियलाइज करता है कि वुंड्स हील होने के बावजूद उसकी स्ट्रेंथ अभी कंप्लीटली रिकवर नहीं हुई है। वो आगे बढ़ता है, तभी पीछे से जीरो जम्हाई लेते हुए आ जाता है। जीरो पूछता है कि रागो इतनी रात को कहाँ जा रहा है। रागो शॉक हो जाता है कि जीरो इतनी जल्दी नीचे कैसे आ गया। जीरो पूछता है कि वो अपनी कंडीशन में जाना कहाँ चाहता है। रागो कहता है कि ये उसका बिजनेस नहीं है। जीरो रिमाइंड करता है कि रागो को उसने ही सेव किया था। रागो जवाब देता है कि उसने कभी सेव करने को नहीं कहा, जीरो ने सब अपनी मर्जी से किया। अगर वो फॉरेस्ट में मर भी जाता तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जीरो रीजन पूछता है, लेकिन रागो फिर कहता है कि ये उसका बिजनेस नहीं। जीरो गुस्से में बोलता है कि जब तक रागो रीजन नहीं बताएगा वो उसे जाने नहीं देगा। रागो का पेशेंस खत्म हो जाता है। उसके अराउंड डिमोनिक एनर्जी एक्सप्लोड होने लगती है। वो जीरो को वार्न करता है कि चुप हो जा और वापस सो जा, वरना वो अपना विंड पाइप अपना पर्सनल स्कैशिंग पोज बना देगा। रागो याद दिलाता है कि वो एक मोनोनोके यानी ह्यूमन ईटिंग स्पेक्टर है, इसलिए जीरो को उससे दूर रहना चाहिए। जीरो शॉक में रह जाता है। तभी यार्ड में एक ह्यूज मैन अपीयर होता है। रागो रियलाइज करता है कि एस्केप का चांस खत्म हो गया है। जीरो उस आदमी से पूछता है कि क्या उसे दूसरों के घर में बिना परमिशन एंटर करना पसंद है। ह्यूज मैन कहता है कि जीरो चुप रहे क्योंकि वो उसे डिवार करने वाला है। उसका आर्म मॉन्स्ट्रस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और वो जीरो पर अटैक करता है। रागो इंस्टेंटली जीरो को ड्रॉप किक करके दूर कर देता है और फॉरेस्ट की तरफ भागता है। ह्यूज मॉन्स्टर उसके पीछे चेस करता है। रागो डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है, लेकिन इंजरीज की वजह से उसकी स्पीड अभी फुल नहीं है। मॉन्स्टर उसे मिड एयर हिट करके ग्राउंड पर गिरा देता है। वो रागो का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि लेजेंडरी स्टार ऑफ डूम रागो को देखकर वो बिल्कुल इंप्रेस नहीं है। वो रागो को कामली साथ चलने को कहता है क्योंकि वो फेलो मोनोनोके को किल नहीं करना चाहता। रागो डिमोनिक एनर्जी रिलीज करता है और कहता है कि उन सब को सिर्फ मेरी पावर चाहिए। अगर उस पावर के लिए अपनी लाइव्स रिस्क करनी है तो मुझे कैप्चर करने की कोशिश करो। दोनों क्लैश के लिए रेडी होते हैं। तभी एक स्वॉर्ड अटैक मॉन्स्टर के आर्म पर लगता है। जीरो वहां पहुंच चुका होता है। मॉन्स्टर पीछे हट जाता है और उसके आर्म से ब्लड निकलने लगता है। रागो शॉक होकर जीरो से पूछता है कि क्या उसे मरने का शौक है। वो जीरो को भागने के लिए कहता है, लेकिन जीरो रिफ्यूज करता है। वो कहता है कि अगर रागो अब मर गया तो उसने सेव करने के लिए जो कुछ किया था सब पॉइंटलेस हो जाएगा। जीरो ऐसा होने नहीं देगा। रागो समझाता है कि ये नॉर्मल स्ट्रीट फाइट नहीं है, लेकिन अब बहुत लेट हो चुका होता है। ह्यूज मॉन्स्टर अपना बॉडी ट्रांसफॉर्म करता है और एक टेरिफाइंग बिग फुट लाइक मॉन्स्टर बन जाता है। मॉन्स्टर सरप्राइज्ड होता है कि जीरो उसके साइज और ह्यूमन ईटिंग डेमन होने के बावजूद नहीं डरा। वो जीरो पर अटैक करता है। रागो को लगता है कि जीरो अब नहीं बच पाएगा, लेकिन जीरो अटैक डॉज करके स्वॉर्ड के साथ मॉन्स्टर के पीछे अपीयर होता है। जीरो को पता नहीं था कि मॉन्स्टर की स्पीड भी टेरिफाइंग है। मॉन्स्टर इंस्टेंटली उसके पीछे अपीयर होता है और अपनी फिंगर से जीरो के बॉडी को पियर्स कर देता है। जीरो के बॉडी से ब्लड निकलता है, फिर भी वो स्वॉर्ड स्विंग करता है, लेकिन मॉन्स्टर अटैक डॉज कर लेता है। फाइनली जीरो ब्लड के पूल में ग्राउंड पर गिर जाता है। उसकी आंखों की लाइफ धीरे धीरे फेड होने लगती है। रागो स्टन होकर उसके पास आता है। उसके लिए जीरो की एक्शन समझना मुश्किल था। एक ह्यूमन ने बिना किसी रीजन के एक मोनोनोके की लाइफ सेव की और अब वही ह्यूमन अपनी जान उस क्रीचर को बचाने के लिए दे रहा था जो चाहे तो उसे खा सकता था। ह्यूज मॉन्स्टर जीरो को देखकर लाफ करता है। वो रागो से कहता है कि शायद वो हंग्री है, इसलिए रागो को इस ह्यूमन को ईट कर लेना चाहिए।
इससे उसकी स्ट्रेंथ रिकवर हो जाएगी और दोनों बेटर फाइट कर सकेंगे। राघव गुस्से से उसकी तरफ देखता है और कहता है कि चुप रहे, क्योंकि अब वो खुद मरने वाला है। राघव के पास ऑप्शन था कि वो जीरो को ईट करके अपनी स्ट्रेंथ वापस ले आए, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। जीरो ने उसके लिए अपनी लाइफ रिस्क की थी, इसलिए राघव भी उसकी लाइफ बचाने का डिसीजन लेता है। वो अपनी पूरी स्पेक्ट्रल पावर गैदर करता है और उसे जीरो के अंदर ट्रांसफर कर देता है। राघव अपना खुद का फॉर्म सैक्रिफाइस कर देता है। ह्यूज मॉन्स्टर ये देखकर हॉरिफाइड हो जाता है। वो चिल्लाकर पूछता है कि राघव अपनी पावर्स एक ह्यूमन को कैसे दे सकता है। राघव उसे इग्नोर करता है और जीरो को वापस खड़े होने के लिए कहता है। जीरो को समझ ही नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन राघव उसे कहता है कि क्वेश्चंस बाद में, पहले फाइट पर फोकस करो। मॉन्स्टर कंटिन्यूसली जीरो पर अटैक्स करता है। राघव टाइमिंग बताता रहता है और जीरो को राइट मोमेंट पर अटैक करने के लिए रेडी करता है। जीरो डाउट करता है कि वो इतने पावरफुल मॉन्स्टर को कैसे हर्ट कर सकता है। राघव कहता है कि बस उसकी टाइमिंग फॉलो करो और राइट मोमेंट पर पंच मारना है। जीरो राघव पर ट्रस्ट करता है। जैसे ही परफेक्ट मोमेंट आता है, जीरो पंच करता है। राघव की पावर के साथ कंबाइंड अटैक इतना पावरफुल होता है कि ह्यूज मोनोनोके कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। मॉन्स्टर डिफीट होते ही जीरो खुद भी शॉक्ड रह जाता है कि उसने अभी क्या कर दिया, लेकिन उसे सिचुएशन समझने का टाइम भी नहीं मिलता। एक वुमन सडनली उसके सामने नाइफ लेकर खड़ी हो जाती है और उसे मूव ना करने का ऑर्डर देती है। तभी एक सिगरेट स्मोक करता हुआ मैन सामने आता है। वो जीरो को काम करते हुए बताता है कि वो मोनोनोके नहीं है, वो ब्यूरो ऑफ एस्पियोनाज के सिविल सर्वेंट्स है और जीरो को कस्टडी में ले रहे हैं। जीरो उनसे आर्ग्यू करने की कोशिश करता है, लेकिन वुमन सीधा उसके हेड के पीछे हिट कर देती है। जीरो इंस्टेंटली अनकॉन्शियस हो जाता है। नियर बाय सोल्जर्स उसकी अनकॉन्शियस बॉडी को देखकर आपस में आर्ग्यू करने लगते हैं कि उसे कौन हैंडल करेगा। सबको जीरो से थोड़ा डर लगा हुआ होता है। फाइनली वही वुमन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है और जीरो को पैर से ड्रैग करते हुए ले जाती है। मीनवाइल अनकॉन्शियस जीरो एक स्ट्रेंज ड्रीम में पहुंचता है। वो एक कंप्लीटली वाइट स्पेस में खड़ा होता है। उसके सामने राघव मिस्ट लाइक फॉर्म में अपीयर होता है। राघव नोटिस करता है कि जीरो के चेस्ट में एक ह्यूज होल है। जीरो कंफ्यूज होकर अपने चेस्ट की तरफ देखता है और खुद भी उस होल को देखकर शॉक हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसकी आंखें खुल जाती हैं। जीरो हॉस्पिटल बेड पर होता है, हेडेक के साथ उठता है और सबसे पहले अपना चेस्ट चेक करता है। कोई हो नहीं होता। तभी एक वॉइस उसे स्टार्टल कर देती है। वही वुमेन जो उसे लेकर आई थी, बेड के पास बैठी फोन पर रील स्क्रॉल कर रही होती है। वो बताती है कि जीरो 1.5 दिन से ज्यादा अनकॉन्शियस था। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देती है। उसका नाम इकाई है। जीरो कुछ पूछ पाता उससे पहले इकाई अपने सुपीरियर को कॉल करके इन्फॉर्म कर देती है कि जीरो होश में आ गया है और कॉन्वर्सेशन करने की कंडीशन में है। तभी जीरो के बॉडी से डार्क मिस्ट निकलती है। मिस्ट शेप लेकर उसके हेड के ऊपर कैट के फॉर्म में बैठ जाती है। राघव वापस आ चुका होता है। जीरो इरिटेट होकर कंप्लेन करता है कि राघव उसके हेड पर क्यों बैठा है। दोनों फिर से आर्ग्यू करना स्टार्ट कर देते हैं। इकाई दोनों को काम करने की कोशिश करती है और रिमाइंड करती है कि ये हॉस्पिटल है। कुछ देर बाद एक सीनियर ऑफिसर रूम में एंटर करता है और फाइनली दोनों को कंट्रोल करता है। वो जीरो को देखकर कहता है कि वो काफी टफ लड़का है। नॉर्मल ह्यूमन शायद उस सिचुएशन से सर्वाइव ही नहीं कर पाता। फिर राघव की तरफ देखता है जो डार्क स्पिरिट के फॉर्म में होता है और उसकी कंडीशन पूछता है। राघव सस्पिशियस रहता है। वो ऑफिसर को वार्न करता है कि अगर वो अपनी सेफ्टी चाहता है तो अपने काम से मतलब रखे। ऑफिसर रियलाइज करता है कि राघव एक्सपेक्टेड से ज्यादा कॉशियस है, लेकिन उसे ये भी समझ आता है कि राघव अननेसेसरली हॉस्टाइल नहीं है। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए वो फॉर्मल इंट्रोडक्शन देता है। उसका नाम शीबा है और वो ब्यूरो ऑफ एस्पियोनाज से बिलोंग करता है। जीरो तुरंत बोल पड़ता है कि ये बात वो पहले बता चुका था। जीरो को एक्चुअली ये जानना है कि उन्हें यहाँ क्यों लाया गया। शीबा सरप्राइज्ड होता है कि हेड पर हिट लगने के बाद भी जीरो को सब कुछ याद है। फिर शीबा जीरो से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, क्या उसने ओनीवाबिन नाम के ग्रुप के बारे में सुना है। जीरो आईब्रो रेस करता है। उसने अपने ग्रैंडफादर से ओनीवाबिन के बारे में सुना था। ये एडो शोगुनेट के टाइम शोगन के सिलेक्ट किए हुए अंडरकवर एजेंट्स थे। शीबा जीरो के नॉलेज से सरप्राइज्ड होता है। वो एक्सप्लेन करता है कि ओनीवाबिन का काम एडो पीरियड के साथ खत्म नहीं हुआ। उनकी ऑर्गेनाइजेशन टाइम के साथ मॉडर्न फॉर्म में कंटिन्यू हुई और आज ब्यूरो ऑफ एस्पियोनाज के नाम से एग्जिस्ट करती है। उनका मेन काम इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस गैदर करना है, चाहे थ्रेट कंट्री के अंदर हो या बाहर। और उनकी एक इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी मोनोनोकेस को लोकेट और एलिमिनेट करना भी है। शीबा बताता है कि मोनोनोकेस जनरली बड़े इंसिडेंट्स नहीं क्रिएट करते। मोस्ट डेंजरस इंसिडेंट्स एक्चुअली ह्यूमंस के एक्शंस की वजह से होते हैं। इसीलिए ब्यूरो का नॉर्मल वर्क वीआईपी प्रोटेक्शन और डेंजरस ऑर्गेनाइजेशंस की इन्वेस्टिगेशन भी होता है। लेकिन शीबा का डिपार्टमेंट स्पेसिफिकली मोनोनोकेस से रिलेटेड केसेस हैंडल करता है। यूजुअली उनके पास ज्यादा वर्क नहीं होता, लेकिन रिसेंटली सिचुएशन कंप्लीटली चेंज हो गई। उनकी फैसिलिटी पर मोनोनोकेस के ग्रुप ने अटैक किया था और उस वक्त राघव भी उस फैसिलिटी में सील्ड कंडीशन में मौजूद था। जीरो इमीडिएटली कनेक्ट कर लेता है। राघव ने जो बताया था कि वो डीप स्लीप में था और सडनली उसकी स्लीप ब्रेक हो गई कि वो एक्चुअली इसी इंसिडेंट की वजह से हुआ था। अब शीबा कहता है कि क्वेश्चंस पूछने की जीरो की टर्न खत्म, अब उसकी टर्न है। शीबा सीधा पूछता है कि जीरो के बॉडी के अंदर राघव कैसे आया।
जीरो उन्हें पूरी स्टोरी बताता है, फॉरेस्ट में रागो को इंजर्ड मिलने से लेकर उसे रेस्क्यू करने और ह्यूज मोनोनोके के अगेंस्ट फाइट तक। इकाई ये स्टोरी सुनकर कंप्लीटली शॉक्ड हो जाती है। वो जीरो को स्टूपिड कहती है और पूछती है कि उसने ऐसी सिचुएशन में अपनी जान रिस्क करने की जरूरत ही क्या थी। एक मोनोनोके के मेटल में इंटरफेयर करना, फिर उसी मोनोनोके को बचाने की कोशिश करना इकाई के लिए कंप्लीटली अनरीजनेबल था। जीरो तुरंत इरिटेट हो जाता है। वो इकाई को कहता है कि चुप रहे, क्योंकि वो वहां प्रेजेंट नहीं थी और उसे नहीं पता कि एक्चुअली उस सिचुएशन में क्या हुआ था। शिबा दोनों को रोकता है और जीरो को इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है। रागो का जीरो के साथ फ्यूजन परमानेंट हो सकता है और शायद दोनों को सेपरेट करने का कोई तरीका ना मिले। फिर भी ब्यूरो रागो और जीरो के कनेक्शन को समझने की कोशिश करेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो मोनोनोकेज रागो की पावर के पीछे हैं वो अभी भी बाहर है, लेकिन उन्हें रागो की पावर एग्जैक्टली क्यों चाहिए ये किसी को नहीं पता। इसलिए फिलहाल ब्यूरो जीरो को प्रोटेक्शन में रखेगा। जीरो को ये आइडिया पसंद नहीं आता, लेकिन शिबा बताता है कि उसकी मिसिंग पर्सन कंप्लेंट ऑलरेडी रजिस्टर हो चुकी है। नेक्स्ट डे उसे दूसरी फैसिलिटी में शिफ्ट किया जाएगा और हॉस्पिटल में इतने गार्ड्स हैं कि एस्केप करना यूजलेस होगा। रात को जीरो रूम में अकेला बोर हो रहा होता है। रागो उसे रिमाइंड करता है कि उसने पहले ही वार्न किया था कि मोनोनोके के मैटर्स में इंटरफेयर ना करे। ब्यूरो ने रागो को सील किया था, इसलिए वो जीरो को नॉर्मल ह्यूमन की तरह ट्रीट नहीं करेंगे और जो मोनोनोकेज रागो की पावर चाहते हैं वो भी जीरो को ढूंढ रहे होंगे। रागो की बात कंप्लीट होने से पहले जीरो बेड से उठ जाता है। वो डिसाइड करता है कि किसी और को अपनी लाइफ कंट्रोल नहीं करने देगा। जीरो रागो से कहता है कि दोनों यहां से एस्केप करेंगे। रागो गार्ड्स का रिमाइंडर देता है और कहता है कि जीरो के नए मेस को क्लीन करने में वो हेल्प नहीं करेगा। जीरो की नजर विंडो के बाहर बैठे क्रोज पर पड़ती है। कुछ देर बाद गार्ड्स रूम से आने वाली आवाज सुनकर डोर खोलते हैं। इसी मोमेंट जीरो के कमांड पर क्रोज उन पर अटैक कर देते हैं। गार्ड्स डिस्ट्रैक्ट होते हैं और जीरो हॉस्पिटल से एस्केप कर जाता है। सनसेट तक वो एक ब्रिज पर पहुंचता है। क्रोज को थैंक्स बोलकर उन्हें स्नैक्स देता है और फिर घर की तरफ निकल जाता है। लेकिन घर के बाहर ही उसके ग्रैंडफादर उसका वेट कर रहे होते हैं। जीरो एक्सक्यूज देने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रैंडफादर बिना कुछ कहे उसे एक एम्प्टी ग्राउंड पर ले जाते हैं। जीरो पूछता है कि उसे यहाँ क्यों लाया गया है। अचानक ग्रैंडफादर का पंच उसके फेस पर पड़ता है और जीरो दूर जाकर गिरता है। जीरो अपने 2 दिन तक मिसिंग रहने के लिए अपोलोजाइज करता है। ग्रैंडफादर बताते हैं कि शिबा ने उन्हें सब कुछ बता दिया है। जीरो ब्यूरो की कस्टडी में था और अब एक मोनोनोके के साथ मर्ज हो चुका है। जीरो शॉक होकर पूछता है कि उन्हें ये सब कैसे पता है। तब ग्रैंडफादर शॉकिंग ट्रूथ रिवील करते हैं। वो खुद ब्यूरो ऑफ एस्पियोनाज के फॉर्मर मेंबर रह चुके हैं। रागो स्पेक्ट्रल फॉर्म में जीरो के बॉडी से बाहर आता है। वो कहता है कि उसे पहले से जीरो के ग्रैंडफादर से डेंजरस इंटेंट फील हो रही थी। ग्रैंडफादर बताते हैं कि वो ब्यूरो या मोनोनोकेस को जीरो का यूज नहीं करने देंगे। उनका डिसीजन क्लियर है। वो जीरो और रागो दोनों को खत्म करेंगे और उसके बाद खुद भी अपनी लाइफ एंड कर लेंगे। जीरो सिचुएशन समझ भी नहीं पाता कि ग्रैंडफादर अटैक कर देते हैं। वो पावरफुल एक्स किक मारते हैं, लेकिन जीरो डॉज कर लेता है। ग्रैंडफादर तुरंत डिस्टेंस क्लोज करके पंचेस की रैपिड कॉम्बिनेशन मारते हैं। जीरो अटैक्स को प्रॉपर्ली ब्लॉक नहीं कर पाता और ग्राउंड पर गिर जाता है। ग्रैंडफादर बताते हैं कि उन्होंने जीरो को सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए ट्रेन किया था। उनका ड्रीम था कि जीरो एक कंप्लीट वॉरियर बने, लेकिन अब वो ड्रीम खत्म हो चुका है। ग्रैंडफादर फाइनल अटैक के लिए जंप करते हैं। रागो बीच में आकर अपनी स्पेक्ट्रल क्लॉ से अटैक ब्लॉक करता है और ग्रैंडफादर को पीछे पुश कर देता है। रागो जीरो को वार्न करता है कि ग्रैंडफादर जेन्युइनली उसे किल करना चाहते हैं, लेकिन जीरो कहता है कि जब तक वो खुद ना बोले रागो बाहर नहीं आएगा। जीरो को चाइल्डहुड की एक मेमोरी याद आती है। एक बार वो एक किटन को बचाने के लिए ट्री पर चढ़ गया था, लेकिन नीचे उतरना नहीं आता था। उस वक्त उसके ग्रैंडफादर नीचे खड़े रहे और जरूरत पड़ने पर उसे कैच करने के लिए रेडी थे। प्रेजेंट में ग्रैंडफादर बताते हैं कि सालों तक उन्होंने ह्यूमंस और मोनोनोथियंस दोनों के अगेंस्ट शैडो रेल्म में फाइट की। वो रेल्म उनके लिए हेल जैसा था। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जीरो को उस दुनिया से दूर रखने में लगा दी, लेकिन जीरो ने सब कुछ खुद खराब कर दिया। जीरो फिर भी स्माइल करता है। वो कहता है कि उसे अपने डिसीजंस पर कोई रिग्रेट नहीं है और वो खुद इस सिचुएशन से बाहर निकलेगा। ग्रैंडफादर गुस्से में उसकी तरफ चार्ज करते हैं। इस बार जीरो डॉज नहीं करता। वो पंच की मोमेंटम को स्लो करने के लिए अपना हेड अटैक के अगेंस्ट यूज करता है, लेकिन ग्रैंडफादर की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है और जीरो पीछे थ्रो हो जाता है। जीरो मिड एयर बैलेंस रीगेन करके दोबारा खड़ा हो जाता है। उसके फोरहेड से ब्लड फ्लो हो रहा होता है, लेकिन उसकी आंखों में गिव अप करने का कोई साइन नहीं होता। जीरो के ग्रैंडफादर फाइनली समझ जाते हैं कि जीरो डेथ के सामने भी पीछे हटने वाला नहीं है। कुछ देर उसे देखने के बाद वो एक्सेप्ट करते हैं कि अब वो कुछ नहीं कर सकते। वो मान लेते हैं कि इस सिचुएशन में रिजॉल्व की कमी जीरो में नहीं बल्कि उनमें खुद है। ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं। रात होते होते जीरो घर लौट आता है और हॉट टब में रिलैक्स कर रहा होता है।
रागो उसे वार्न करता है कि वो इतनी ईगरली डेथ के डोर पर ना भागा करे, वरना रागो ने उसकी लाइफ सेव करके जो सैक्रिफाइस किया था वो कंप्लीटली मीनिंगलेस हो जाएगा। जीरो स्माइल करता है और रागो को अपना पार्टनर कहता है। अब दोनों इस सिचुएशन में साथ हैं। इसी बीच जीरो के ग्रैंडफादर को शीबा का फोन आता है। शीबा बताता है कि जीरो के हॉस्पिटल से एस्केप करने के बाद ब्यूरो को उसकी टेंशन हो गई थी, लेकिन अगर वो सेफली अपने घर पहुंच गया है तो फिलहाल सब ठीक है। शीबा बताता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग ब्यूरो एक व्हीकल भेजेगा। जीरो अब ब्यूरो का पार्ट बनने वाला है क्योंकि उन्हें उसकी और रागो की पावर्स की बहुत ज़रूरत है। नेक्स्ट मॉर्निंग जीरो जल्दी उठकर अपना सामान पैक करना स्टार्ट कर देता है। रागो उससे पूछता है कि क्या उसे जेन्युइनली लगता है कि ये डिसीजन सेफ है। जीरो की पर्सनालिटी ही ऐसी है कि वो ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करता, लेकिन रागो सीरियस वार्निंग देता है। जीरो को अभी तक नहीं पता कि ब्यूरो एक्चुअली क्या चाहता है, और अब जीरो के पास रागो की पावर्स भी हैं। वो एक यूनिक केस है, इसलिए ब्यूरो उसके साथ क्या करेगा इसका कोई गारंटी नहीं। जीरो टीजिंग टोन में पूछता है कि क्या रागो को उसकी थोड़ी फिक्र होने लगी है। रागो इमीडिएटली उसे चुप रहने के लिए कहता है। कुछ देर बाद जीरो अपना सामान लेकर नीचे आता है। वहाँ इचिका किशिमोजिन ऑलरेडी वेट कर रही होती है। वो क्लियरली इरिटेटेड होती है और जीरो को बताती है कि वो उसकी गार्ड और शैपरोन है। उसका काम इंश्योर करना है कि जीरो कोई और स्टूपिड स्टंट करके भाग न जाए। बाहर ब्यूरो का ट्रक रेडी होता है। इचिका बताती है कि जीरो को उसके साथ ट्रक के बैक सेक्शन में ट्रैवल करना होगा। जीरो को उसका एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो अपने ग्रैंडफादर को गुड बाय कहता है। ग्रैंडफादर बस इतना कहते हैं कि मरना मत। जीरो कॉन्फिडेंटली रिप्लाई करता है कि उसे मारना इतना ईजी नहीं है, और फिर वो अपने ग्रैंडफादर का घर छोड़ देता है। ट्रक के अंदर जाते ही जीरो को एक और सरप्राइज मिलता है। इचिका उसके हाथ में हैंडकफ्स लगा देती है। जीरो शॉक होकर पूछता है कि उसे प्रिजनर की तरह ट्रीट क्यों किया जा रहा है। इचिका सार्केस्टिकली कहती है कि वो प्रिजनर ही है। जीरो कंफ्यूज हो जाता है। इचिका एक्सप्लेन करती है कि ब्यूरो का मेन पर्पस मोनोनोके के अगेंस्ट फाइट करना है, लेकिन जीरो अब हाफ ह्यूमन और हाफ मोनोनोके स्टेट में है, इसलिए ब्यूरो के लिए वो नॉर्मल ह्यूमन नहीं रहा। इचिका को खुद समझ नहीं आता कि हायर अप्स जीरो में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं, लेकिन वो अपना काम सीरियसली करती है और जो इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे उन्हें फॉलो करेगी। जीरो उसके एटीट्यूड से इरिटेट होकर बोल देता है कि वो सिर्फ इसलिए नाइस बन रहा है क्योंकि इचिका एक दुल्हन है, अगर वो गाय होती तो सिचुएशन डिफरेंट होती। ये सुनते ही इचिका का पेशेंस खत्म हो जाता है। वो जीरो के फेस के बिल्कुल पास ट्रक की वॉल पर पंच मार देती है। वॉल में डेंट पड़ जाता है। जीरो की हवा टाइट हो जाती है। इचिका क्लियरली बताती है कि उसे दो चीजें सबसे ज्यादा हेट है, मोनोनोकेज और सेक्सिस्ट इडियट्स। वो जीरो को इग्नोर करने के लिए कहती है ताकि वो पीसफुली अपना काम कर सके। तभी रागो जीरो के पास स्पेक्ट्रल फॉर्म में अपीयर होता है। वो इचिका को कंप्लेन करता है कि वो स्लीप करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दोनों उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं। रागो सार्कास्टिकली ये भी कहता है कि ब्यूरो शायद इतना शॉर्ट स्टाफ्ड है कि सिर्फ एक गर्ल को उनकी सिक्योरिटी के लिए भेजना पड़ा। इचिका डिस्गस्टेड होकर कहती है कि वो डर्टी मोनोनोके से बात नहीं करती। इसी बीच ट्रक के ड्राइवर्स नोटिस करते हैं कि रोड थिक फॉग से कवर हो रही है। ड्राइवर एक्सप्लेन करता है कि वो माउंटेन एरिया के पास पहुंच रहे हैं, मिस्ट शायद वहीं से आ रही है। अचानक ड्राइवर को रोड के मिडिल में फॉग के अंदर एक आदमी खड़ा नजर आता है। वो अपने पार्टनर को बताने के लिए टर्न करता है, लेकिन तब तक एक स्ट्रेंज ग्लासेस वाले आदमी ने उसके पार्टनर को अटैक कर चुका होता है। बैक कंपार्टमेंट में जीरो और इचिका को सडन स्क्रीम और हैवी इंपैक्ट की आवाज सुनाई देती है। ट्रक के लाइट्स फ्लिकर करने लगते हैं। इचिका इमीडिएटली रियलाइज कर लेती है कि कुछ सीरियसली रॉन्ग है। वो जीरो को ट्रक के अंदर स्टे करने का ऑर्डर देती है और खुद इन्वेस्टिगेट करने के लिए बाहर निकलती है। बाहर आते ही इचिका समझ जाती है कि वो एक स्पेक्ट्रल मिस्ट जोन में एंटर कर चुके हैं, लेकिन इससे पहले कि वो सिचुएशन एनालाइज कर पाती, पीछे से एक वॉइस आती है। वही स्ट्रेंज ग्लासेस वाला मैन एक जाइंट ह्यूमनॉइड क्रीचर के ऊपर बैठा होता है। नीचे दोनों ड्राइवर्स को मॉन्स्टर ने ऑलरेडी अटैक कर दिया होता है। ग्लासेस वाला मैन कैजुअली कंप्लेन करता है कि वो ब्यूरो के अगेंस्ट एक एक्साइटिंग फाइट एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन अब तक उसे सिर्फ 2 यूजलेस ड्राइवर्स और एक फीमेल गार्ड मिली है। इचिका उसके सेक्सिस्ट कमेंट से इरिटेट होकर मटर करती है कि सारे मेन ऐसे ही होते हैं। फिर वो अपनी रिस्ट डिवाइस एक्टिवेट करती है। उसका बैटल यूनिफॉर्म एक्टिवेट हो जाता है। ग्लासेस वाला मैन फाइनली एक्साइटेड होता है और जाइंट क्रीचर को रेडी होने के लिए कहता है। सडनली मिस्ट उन दोनों को कवर कर लेती है। उनके बॉडीज डिस्टॉर्ट होने लगते हैं और दोनों अपने मोनोनोके फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। इचिका इमीडिएटली गन निकालकर फायरिंग स्टार्ट करती है, लेकिन जायंट बुलेट्स को अपने आर्म से इजीली ब्लॉक कर देता है। इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर थिन मोनोनोके पीछे से अटैक करता है। इचिका अटैक डॉच करती है, लेकिन जायंट की तरफ थ्रो हो जाती है। वो इंस्टेंटली नाइफ निकालकर जायंट की फिस्ट में स्टैब कर देती है और बेयरली बचती है। ग्राउंड पर लैंड करते ही इचिका समझ जाती है कि फाइट इजी नहीं होगी। उसके सामने 2 मोनोनोकेज हैं और दोनों की एबिलिटीज अलग हैं। जायंट एक्सट्रीमली स्ट्रांग है, लेकिन दिमाग का ज्यादा यूज नहीं करता। थिन मोनोनोके कंपैरेटिवली वीक लगता है, लेकिन वही पूरी स्ट्रैटेजी हैंडल कर रहा है। इचिका ये सोच ही रही होती है कि थिन मोनोनोके सडनली उसके पीछे अपीयर होता है और पंच मारकर उसे ट्रक में दे पटकता है।
ट्रक के अंदर जीरो को इम्पैक्ट की आवाज सुनाई देती है। वो पूछता है कि बाहर क्या हो रहा है। रागो बताता है कि ब्यूरो पर मोनोनोकेज ने अटैक किया है। जब जीरो इचिका से आर्ग्यू कर रहा था तब रागो ने सेंस कर लिया था कि ट्रक स्पेक्ट्रल जोन में एंटर कर चुका है। जीरो को समझ नहीं आता। रागो एक्सप्लेन करता है कि स्पेक्ट्रल जोन एक ऐसी स्पेस होती है जो ह्यूमन डायमेंशन से सेपरेट होती है और मोनोनोकेज का रेल्म होती है। जीरो तुरंत कहता है कि उसके हैंडकफ्स खोलने में हेल्प करो ताकि वो इचिका की हेल्प कर सके। रागो मना कर देता है। ये स्पेशलाइज्ड हैंडकफ्स हैं जो स्पेक्ट्रल एनर्जी को ब्लॉक करते हैं, इसलिए रागो अभी कुछ नहीं कर सकता। जीरो इरिटेट होकर कहता है कि वो इचिका से कफ्स खुलवा लेगा। रागो सजेस्ट करता है कि दोनों चुपचाप यहां से निकल जाएं। ब्यूरो और मोनोनोकेज दोनों के लिए जीरो एक वैल्यूएबल एक्सपेरिमेंट है, तो उनकी फाइट में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं। जीरो रिफ्यूज कर देता है। वो कहता है कि बाहर एक पर्सन उनकी सेफ्टी के लिए फाइट कर रहा है। अगर वो अंदर बैठकर कुछ नहीं करेगा तो वो खुद को मैन कैसे कहेगा। तभी जायंट मोनोनोके ट्रक के रियर को पंच करके लिटरली 2 पार्ट्स में तोड़ देता है। जीरो दूर जाकर गिरता है। थिन मोनोनोके ट्रक के ऊपर जंप करता है और जीरो को बताता है कि उन्हें ऑर्डर मिला है कि जीरो को अलाइव कैप्चर करना है, लेकिन अगर जीरो कोऑपरेट नहीं करेगा तो वो उसे फूड बना देंगे। वो जीरो को सिर्फ 10 सेकेंड्स देता है। जीरो तुरंत इचिका से कफ्स अनलॉक करने को कहता है। इचिका रिफ्यूज करती है। जीरो उसे क्रेजी बोलता है, लेकिन थिन मोनोनोके काउंटडाउन कंप्लीट कर देता है। इसी मोमेंट इचिका को अपनी चाइल्डहुड की मेमोरी याद आती है। उसकी मदर ब्यूरो के लिए मोनोनोके से लड़ते हुए मल गई थी। फ्यूनरल के वक्त इचिका ने अपने फादर से प्रॉमिस किया था कि वो उसी दिन से ट्रेनिंग करेगी और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाएगी। मेमोरी से बाहर आकर इचिका जीरो को देखती है। जीरो समझ जाता है कि इचिका अपनी ड्यूटी परफेक्टली परफॉर्म करना चाहती है। वो उससे कहता है कि अब उसकी ड्यूटी का मतलब है जीरो के कफ्स खोलना। जायंट दोबारा अटैक करने वाला होता है। इचिका फाइनली डिसीजन लेती है। वो हैंड कफ्स कट कर देती है। जीरो की सारी सील्ड पावर्स इंस्टेंटली रिलीज हो जाती हैं। जीरो रागो की पावर के साथ एयर में जंप करता है और एक इनसेनली पावरफुल पंच जायंट पर मार देता है। इंपैक्ट इतना मैसिव होता है कि जायंट मोनोनोके कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। थिन मोनोनोके जीरो की पावर देखकर शॉक्ड रह जाता है। इचिका इसी ओपनिंग का फायदा उठाकर उसके पीछे अपीयर होती है और अपनी ब्लेड से उसे फिनिश कर देती है। जीरो खड़ा होकर इचिका से कहता है कि उसने उनके लिए फाइट की और जीरो ने उसकी हेल्प करने के लिए फाइट की। अब दोनों का हिसाब बराबर है। इचिका पहली बार जीरो को थोड़ा रिस्पेक्ट के साथ देखती है, लेकिन ट्रक डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, इसलिए अब उन्हें हेडक्वार्टर्स तक वॉक करके जाना पड़ता है। पूरा एक दिन ट्रैवल करने के बाद दोनों फाइनली हेडक्वार्टर्स पहुंचते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जीरो पियर के पास उठता है और ब्रश करते हुए पिछले 1 हफ्ते के इवेंट्स के बारे में सोचता है। सिर्फ 1 हफ्ते में उसे मोनोपिस के एग्जिस्टेंस का पता चला, 2 बार उन्होंने अटैक किया और अब वो ब्यूरो के हेडक्वार्टर्स में खड़ा है। उसके थॉट्स को शिबा इंटरप्ट करता है। वो पूछता है कि जीरो को यहाँ कैसा लग रहा है। जीरो कंप्लेन करता है कि उसे एक मोमेंट की प्राइवेसी भी नहीं मिलती क्योंकि हर वक्त मॉनिटरिंग होती है। शिबा एक्सप्लेन करता है कि ये उसकी और ऑर्गेनाइजेशन की सेफ्टी के लिए है। ये हेडक्वार्टर्स सेकंड स्क्वाड का है और अब जीरो भी यहीं एजेंट के रूप में काम करेगा। उनकी स्क्वाड का नाम है ब्लैक टॉर्च। जीरो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता। शिबा सोचता है कि उसे टीम के साथ प्रॉपरली काम करने के लिए कैसे कन्विंस किया जाए। तभी एक कार हेडक्वार्टर्स के बाहर रुकती है। एक यंग वुमन बाहर निकलती है और सबको गुड मॉर्निंग कहती है। शिबा उसका इंट्रोडक्शन हना, असिस्टेंट चीफ के रूप में कराता है। उसके साथ जीरो की एज का एक और रुकी भी आता है। ये रे होता है जो हना को देखते ही इंप्रेस हो जाता है और उसकी तारीफ करने लगता है। शिबा बताता है कि रे भी रुकी एजेंट है, लेकिन वो एक नोटेबल स्पाई फैमिली से बिलोंग करता है, बिल्कुल इचिका की तरह। जीरो को रे पहली नजर में ही पसंद नहीं आता। वेयरहाउस के अंदर रे इचिका के पास जाकर उसकी ब्यूटी की तारीफ करता है, जिससे इचिका ब्लश कर देती है। फिर रे जीरो को डिस्गस्ट के साथ देखता है और पूछता है कि उसके जैसे नोबडी को यूनिट में एंट्री कैसे मिल गई। जीरो तुरंत खड़ा हो जाता है। सिचुएशन फाइट की तरफ जाने लगती है, लेकिन शिबा दोनों को रोकने के बजाय कहता है कि ये एक्चुअली परफेक्ट टाइमिंग है। वो डिसाइड करता है कि दोनों के बीच एक प्रॉपर फाइट होनी चाहिए ताकि पता चले कि ग्रुप का रियल फाइटर कौन है। दोनों वेयरहाउस के बाहर आते हैं और शोडाउन के लिए रेडी हो जाते हैं। जीरो और रे एक दूसरे को देखते हैं, जबकि ब्लैक टॉर्च के मेंबर्स फाइट देखने के लिए गैदर होने लगते हैं। तभी रागो जीरो के पीछे अपीयर होता है, जम्हाई लेते हुए कंप्लेन करता है कि उसे पीसफुली नैप भी क्यों नहीं करने दिया जा रहा। जीरो उसे वापस सोने के लिए कहता है क्योंकि उसने रागो को बुलाया ही नहीं था और अब जीरो का पहला ऑफिशियल टेस्ट शुरू होने वाला था। जीरो एक्सप्लेन करता है कि रे एक्चुअली उससे फाइट करना चाहता है। रे अपनी स्वॉर्ड रेडी करता है। जीरो शिबा से पूछता है कि रे को वेपन क्यों मिला है जबकि उसके पास कुछ भी नहीं। शिबा बताता है कि रे एक एंशिएंट फैमिली से बिलोंग करता है जो शोगन की सर्विस करती थी। उसके एंसेस्टर्स शोगन और प्रिंसेस को स्वॉर्डमैनशिप सिखाया करते थे। रे भी अपनी फैमिली की ट्रेडिशनल स्वॉर्ड आर्ट में हाईली स्किल्ड है। शिबा क्लियर करता है कि जीरो भी अपनी चॉइस का वेपन ले सकता है।
रे एक्साइटेड होकर जिरो को कहता है कि वो अपना नया वेपन यूज करे। वो रागो की तरफ पॉइंट करता है। जिरो तुरंत बोलता है कि रागो कोई वेपन नहीं है बल्कि सिर्फ एक कैट है और इस ड्यूएल से उसका कोई लेना देना नहीं। वो रागो को भी फाइट में इंटरफेयर ना करने को कहता है। रागो बॉड एक्सप्रेशन के साथ कहता है कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो वापस सोने जा रहा है। जाने से पहले रागो डिसअपियर हो जाता है। तभी रे अपनी स्वॉर्ड ग्राउंड पर गिरा देता है। जिरो कंफ्यूज होकर पूछता है कि ये क्या कर रहा है। रे एक्सप्लेन करता है कि अगर वो अपनी नॉर्मल स्वॉर्डमैनशिप के साथ फाइट करेगा तो डुएल बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, इसलिए वो जिरो को एक हैंडीकैप दे रहा है। वो इवन अपनी आंखें बंद करके फाइट करने का डिसीजन लेता है ताकि मैच स्पेक्टेटर्स के लिए भी इंटरेस्टिंग रहे। जिरो को रे का एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो गुस्से में कहता है कि अब वो उसके पंचेबल फेस को सीधा ग्राउंड पर चिपका देगा। जिरो फुल स्पीड से रे की तरफ चार्ज करता है और हवा में जंप करके उसके हेड पर पंच करने की कोशिश करता है। रे समंदर की तरफ फेस किए आंखें बंद किए खड़ा रहता है। इचाई वंडर करती है कि शायद रे जिरो के फुटस्टेप सुनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शिबा एक्सप्लेन करता है कि रे को फुटस्टेप सुनने की जरूरत ही नहीं। उसकी सिक्स्थ सेंस और अवेयरनेस ऑलमोस्ट 360 डिग्रीज तक काम करती हैं। इसी वजह से उसकी स्वॉर्डमैनशिप उसे एक मूविंग वॉल ऑफ ब्लेड्स जैसा बना देती है। एग्जैक्टली तभी रे लाइटनिंग स्पीड से स्वॉर्ड उठाता है, टर्न करता है और जिरो के फेस पर डायरेक्ट स्ट्राइक मार देता है। जिरो ग्राउंड पर जा गिरता है। हाना को लगता है कि जिरो सीरियसली हर्ट हो गया होगा। रे मीनवाइल कैजुअली कहता है कि फाइट यहीं एंड कर देनी चाहिए। अगर जिरो और ब्लोज लेगा तो शायद उसका बॉडी उन्हें हैंडल ना कर पाए। शिबा रे को बोलता है कि पहले अपने पीछे देखो। रे टर्न करता है और देखता है कि जिरो ऑलरेडी खड़ा हो चुका है। जिरो अपने कपड़ों से डस्ट क्लीन करता है और कैजुअली बोलता है कि ये बस एक स्क्रैच था। रे जिरो की ड्यूरेबिलिटी देखकर जेन्युइनली सरप्राइज्ड होता है। जिरो बताता है कि उसके ग्रैंडफादर ने बचपन से उसकी ट्रेनिंग इतनी हार्ड रखी है कि रे की एक स्वॉर्ड स्ट्राइक से वो इजीली डाउन होने वाला नहीं है। फिर जिरो रे की स्वॉर्डमैनशिप को कैजुअली स्वॉर्ड प्ले कह देता है। ये सुनते ही रे का एक्सप्रेशन कंप्लीटली चेंज हो जाता है। वो एक्सप्लेन करता है कि उसकी फैमिली की स्वॉर्डमैनशिप सेंचुरीज से पास डाउन हुई है। ये सिर्फ कोई फाइटिंग स्टाइल नहीं बल्कि एक लीथल आर्ट है। उसकी स्वॉर्डमैनशिप का डिसरिस्पेक्ट करना उसके लिए डेथ वर्दी ऑफेंस के बराबर है। जिरो स्माइल करता है और कहता है कि अगर रे इतना कॉन्फिडेंट है तो पनिश करके दिखा दे। शिबा सिचुएशन को इंटरेस्टिंग देखकर हाना को प्रॉपर्ली रिकॉर्डिंग करने को कहता है। जिरो दोबारा रे की तरफ रश करता है। रे सोचता है कि जिरो वही मिस्टेक रिपीट कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग सेम अटैक को बार बार रिपीट करना रे जैसे स्वॉर्डमैन के अगेंस्ट कभी काम नहीं करेगा। रे डिसाइड करता है कि इस बार एक पावरफुल स्लैश के साथ फाइट फिनिश कर देगा, लेकिन जैसे ही वो जिरो पर स्लैश करता है कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। स्वॉर्ड 2 पीसेज में ब्रेक हो जाती है। उसी मोमेंट जिरो का पावरफुल पंच रे के फेस पर लगता है। रे ब्लड स्पिट करते हुए ग्राउंड पर गिर जाता है। रे शॉक में सोचता है कि ये पॉसिबल कैसे हुआ। फिर उसे समझ आता है जिरो फर्स्ट अटैक के बाद उसकी स्वॉर्ड की मूवमेंट और टाइमिंग ऑब्जर्व कर रहा था। जब रे ने सेम पैटर्न रिपीट किया, जिन्होंने एग्जैक्टली करेक्ट मोमेंट पर काउंटर किया और स्वॉर्ड को ब्रेक कर दिया। जिरो लाफ करता है और बोलता है कि अब दोनों इक्वल हैं, फर्क बस इतना है कि रे के पास अब अपनी स्वॉर्ड का एडवांटेज नहीं है। जिरो पूछता है कि क्या रे डिफीट एक्सेप्ट करना चाहता है, लेकिन रे इतनी इजीली सरेंडर करने वाला नहीं था। वो अपने ग्लासेस ठीक करता है और दोबारा जिरो की तरफ चार्ज कर देता है। इस बार दोनों डायरेक्टली क्लोज कॉम्बैट में भिड़ जाते हैं। पंचेस एक्सचेंज होते हैं। जिरो रे को हिट करता है, रे भी जिरो के फेस पर अटैक्स लैंड करता है। दोनों एक दूसरे को रिपीटेडली हिट करते रहते हैं जब तक फाइनली दोनों साइमल्टेनियसली नॉकआउट नहीं हो जाते। कुछ देर बाद रे होश में आता है। जिरो ऑलरेडी पास ग्राउंड पर बैठा होता है और बताता है कि वो सिर्फ कुछ मिनट पहले ही उठा था। जिरो के अकॉर्डिंग फाइट ड्रॉ थी। रे एक्सेप्ट करता है कि टेक्निकली जिरो ही पहले होश में आया था। जिरो उसे एक कैन ऑफ जूस थ्रो करता है और ऑनेस्टली एडमिट करता है कि फर्स्ट अटैक में रे चाहता तो उसे किल कर सकता था। जिरो ये भी एक्सप्लेन करता है कि सेकंड अटैक में स्वॉर्ड तोड़ पाना सिर्फ इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि रे वुडन रेप्लिका यूज कर रहा था। अगर वो रियल स्वॉर्ड होती तो जिरो का रिजल्ट कंप्लीटली डिफरेंट हो सकता था। इसलिए जिरो जेंटलमैन की तरह अपनी डिफीट एक्सेप्ट कर लेता है। रे के जिरो के सडन मैच्योर एटीट्यूड से जेन्युइनली सरप्राइज्ड होता है, लेकिन उसकी ये सरप्राइज ज्यादा देर नहीं टिकती। जैसे ही रे जूस कैन ओपन करता है, सोडा डायरेक्टली उसके फेस पर ब्लास्ट हो जाता है। जिरो पागल की तरह लाफ करता है और प्राउडली बताता है कि कैन देने से पहले उसने उसे बहुत शेक किया था। रे गुस्से में क्रश्ड कैन जिरो के फेस पर थ्रो करता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर साथ में वेयरहाउस के अंदर चले जाते हैं। अंदर हाना दोनों बॉयज को लेकर वरिड होती है। वो सोचती है कि क्या ये दोनों फ्यूचर में प्रॉपर्ली टीम के साथ काम कर पाएंगे, लेकिन शिबा क्लियर करता है कि आज की फाइट सिर्फ एक फन एक्टिविटी थी। एक्चुअल टेस्ट कल फील्ड पर होगा। है ना सरप्राइज होती है क्योंकि दोनों अभी कंप्लीट रुकीज हैं। शिबा के अकॉर्डिंग एजेंट्स के लिए लाइव मिशन से बेटर ट्रेनिंग और कुछ नहीं। अगली सुबह जायरो, इचाई और रे अपनी फर्स्ट टीम मिशन के लिए रेडी होते हैं। है ना एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पाती, जबकि शिबा उन्हें उनके सूट्स के बारे में एक्सप्लेन करता है।
वो सबको लेफ्ट रिस्ट पर दिए बटन को होल्ड करने को कहता है। बटन एक्टिवेट करते ही उनका कॉम्बैट सूट नॉर्मल एवरीडे क्लोथ्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है ताकि वो पब्लिक के बीच इजीली ब्लेंड कर सके। फिर शिबा जायरो को बटन डबल टैप करने को कहता है। जैसे ही जायरो ऐसा करता है वो कंप्लीटली इनविजिबल हो जाता है। शिबा बताता है कि इनविजिबल मोड अभी न्यू एडिशन है, इसलिए इसे लिमिटेड टाइम के लिए यूज करना चाहिए क्योंकि इसका इफेक्ट बाकी इक्विपमेंट पर पड़ सकता है। बाकी फंक्शंस वो लोग मिशन के दौरान ही सीखेंगे। टीम कार में निकलती है और एक श्राइन पर पहुंचती है। जायरो कंफ्यूज होकर पूछता है कि उन्हें श्राइन पर क्यों लाया गया। शिबा बताता है कि ये ब्यूरो की हिडन लोकेशंस में से एक है और उन्हें यहाँ कुछ काम करना है। रास्ते में जायरो एक हुडी पहने आदमी को चॉकलेट बार खाते हुए नोटिस करता है। वो आदमी थोड़ा स्ट्रेंज लगता है, लेकिन जायरो उससे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। श्राइन पर शिबा एक एजेंट से फैसिलिटी यूज करने की परमिशन मांगता है। एजेंट हेजिटेट करता है। वो बताता है कि स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन 1 की टीम भी आज यहाँ आने वाली है और दो टीम्स का एक ही जगह मिलना यूजुअली प्रॉब्लम क्रिएट करता है। शिबा अश्योर करता है कि फर्स्ट डिवीजन के आने से पहले वो लोग काम फिनिश करके निकल जाएंगे। जायरो एचआई से पूछता है कि फर्स्ट डिवीजन आखिर है क्या। एचआई एक्सप्लेन करती है कि वो ब्यूरो की बेस्ट ऑपरेटिव टीम है। उनके पास ज्यादा मैन पावर है और एजेंट्स भी ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल ऑपरेटिव्स में से हैं। बेसिकली उनकी डिवीजन 2 का एग्जैक्ट ऑपोजिट। शिबा टीम को श्राइन के अंदर ले जाता है। एक हिडन स्टेयरकेस से वो लोग अंडरग्राउंड चेंबर में पहुंचते हैं। शिबा रागो से पूछता है कि क्या वो ठीक रहेगा। रागो तुरंत अपीयर होकर उसे चुप रहने को कहता है। शिबा लाफ करता है और एक वोल्ट ओपन करता है। अंदर एक ह्यूज रॉक होता है। शिबा रिवील करता है कि ये वही जगह है जहां रागो को सील किया गया था। रूम में मौजूद स्पेशल रॉक स्पेक्ट्रल एनर्जी को सप्रेस करता है, जिसकी वजह से मोनोनोके कंप्लीटली डिफेंसलेस हो जाता है। शिबा एचआई को लेकर ऊपर कुछ लोगों से क्वेश्चनिंग के लिए चला जाता है। वो जायरो और रे को रागो से उस दिन के बारे में पूछने को कहता है जिस दिन उसे सील किया गया था। शिबा के जाते ही रागो कहता है कि उसे उस दिन की कुछ भी मेमोरी नहीं है। जायरो इरिटेट होकर बोलता है कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज कोई कैसे भूल सकता है। रागो गुस्से में जवाब देता है कि उसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, उसे जेन्युइनली कुछ याद नहीं। रे सिचुएशन को लॉजिकली देखता है। वो बताता है कि ऐसे केसेस में एमनीजिया इम्पॉसिबल नहीं है। हो सकता है रागो सच में अपनी मेमोरीज लूज कर चुका हो। उसके अकॉर्डिंग रागो को शायद इसी तरह के स्पेशल रॉक में ट्रांसफर किया गया था। मोनोनोकेस के लिए ऐसी जगह बेसिकली हेल होती है और वहां से कोई भी कंप्लीटली अनहार्म्ड बाहर नहीं निकलता। रे रागो से पूछता है कि जब वो अपनी लॉन्ग स्लीप से वेकअप हुआ था तब एग्जैक्टली क्या हुआ था। रागो बताता है कि उसकी आंखें खुली तो वो इसी चेंबर में कई मोनोनोकेस से सराउंडेड था। उन्होंने उसके सामने एक टैबलेट रखा जिसमें एक आदमी अपीयर हुआ। उस आदमी ने रागो को ऑफर दिया कि वो अपनी पावर उन्हें दे ताकि वो ह्यूमंस को एलिमिनेट कर सके। रागो ने सीधा रिफ्यूज कर दिया। फिर उसने उन मोनोनोकेस को ट्रिक किया और किसी तरह से वहां से एस्केप कर गया। जायरो कंक्लूड करता है कि इस पूरी प्रॉब्लम का सिंपल सोल्यूशन है, जो एनिमीज रास्ते में आए उन्हें बीट कर दो। रे उसे इडियट कहकर शाउट करता है और बताता है कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ फाइट नहीं होता। तभी उनकी कॉन्वर्सेशन इंटरप्ट होती है। वही हुडी वाला आदमी अचानक उनके बीच अपीयर होता है। उसके हाथ से चॉकलेट गिर जाती है। वो सीधा रागो से बात करना स्टार्ट करता है। जायरो और रे दोनों साइमल्टेनियसली पंच करते हैं, लेकिन आदमी लाइटनिंग स्पीड से डिसअपीयर हो जाता है। नेक्स्ट सेकंड वो उनके सामने दोबारा अपीयर होता है। रागो इमीडिएटली जायरो को वार्न करता है कि इस अपोनेंट को लाइटली मत लेना। जायरो हाउएवर फाइट के लिए एक्साइटेड हो जाता है। जायरो और रे अपने कॉम्बैट सूट्स एक्टिवेट कर लेते हैं। हुडी वाला आदमी स्माइल करता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। उसका नाम कोगा है और उसका क्लेम है कि वो फ्यूचर में पूरी मोनोनोके वर्ल्ड का लॉर्ड बनेगा। जायरो कंफ्यूज होकर रे से पूछता है कि ये आदमी क्या बकवास कर रहा है। रे के पास भी कोई आंसर नहीं होता। कोगा एक्सप्लेन करता है कि उसे अपने प्लान के लिए एक्स्ट्रा पावर चाहिए और वो पावर रागो के पास है, इसलिए वो रागो को अपने साथ ले जाना चाहता है। जायरो रागो को टीज करता है कि लगता है कोई उसका फैन हो गया है। रे मीनवाइल कोगा के इंटेंशंस एनालाइज करता है। उसे लगता है कि कोगा शायद उन्हें डिसीव कर रहा हो, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर उसे लगता है कि कोगा अपनी बात जेन्युइनली बिलीव करता है। रे डायरेक्टली पूछता है कि कोगा को रागो ही क्यों चाहिए। कोगा ऑलमोस्ट शॉक्ड होकर कहता है कि ह्यूमंस शायद दिखने से भी ज्यादा स्टूपिड है। उसके अकॉर्डिंग आंसर सिंपल है, रागो ऑसम है, वो पावरफुल है, बैडएस है और इसी वजह से कोगा उसकी पावर चाहता है। रे जायरो की तरफ देखकर कमेंट करता है कि कोगा भी शायद जायरो की तरह इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड है। कोगा फिर मोनोनोकेस की ट्रू नेचर एक्सप्लेन करता है। उसके अकॉर्डिंग मोनोनोकेस ह्यूमंस की तरह फ्रेजाइल नहीं होते। उनका फिजिकल फॉर्म डिस्ट्रॉय भी हो जाए तो उनकी स्पिरिट सर्वाइव कर सकती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि स्पिरिट के पास फूड ना हो तो वो ग्रेजुअली वीकन होती रहती है। रागो इस सिस्टम का एक्सेप्शन है। कोगा के अकॉर्डिंग रागो एक स्पिरिचुअल जनरेटर की तरह है।
उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी प्रैक्टिकली खत्म नहीं होती। इसलिए अगर कोई मोनोनोके रागो की पावर को परमानेंटली एक्वायर कर ले तो वो प्रैक्टिकली इमॉर्टल बन सकता है, और कोगा का एग्जैक्ट गोल भी वही है। अचानक उसके हेड पर एक हॉर्न ग्रो होता है और वो डिक्लेयर करता है कि वो इमॉर्टल बनेगा और पूरी मोनोनोके वर्ल्ड के पिनेकल पर खड़ा होगा। गायरो तुरंत फाइट के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन रे उसे वार्न करता है कि पहले ये पता करना जरूरी है कि कोगा के साथ और कोई है या नहीं। लेकिन रे अपनी बात कंप्लीट भी नहीं कर पाता। कोगा लाइटनिंग स्पीड से उसके सामने अपीयर होता है और सीधा उसके चेस्ट पर किक मार देता है। रे का ब्रेथ निकल जाता है और दूसरी किक उसे स्पेक्ट्रल रॉक के पास जाकर गिरा देती है। गायरो रिएक्ट करता उससे पहले कोगा उसका फेस पकड़कर उसे ग्राउंड में स्लैम कर देता है। कोगा कहता है कि गायरो की उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रागो अभी भी उसके साथ बॉन्डेड है। फिर कोगा रागो को एक स्ट्रे किटन की तरह उठा लेता है और एक्साइटेड होकर बताता है कि वो जल्द ही रागो को इस इडियट ह्यूमन से फ्री करेगा। उसके बाद दोनों मिलकर पूरी मोनोनोके वर्ल्ड पर रूल करेंगे। लेकिन रागो उसका ड्रीम तुरंत तोड़ देता है। वो कोगा को वैको कहता है और क्लियर करता है कि उसे किसी के साथ मिलकर रूल नहीं करना, वो किसी का किंग बनना भी नहीं चाहता। ये सुनकर कोगा इमोशनल हो जाता है। वो रागो को शेक करते हुए पूछता है कि उसने इतनी इनसेंसिटिव बात कैसे कह दी। तभी गायरो उसकी अनोइंग वॉइस से इरिटेट होकर उसे चुप रहने को कहता है और उसके पैर पकड़ लेता है। इसी मोमेंट का फायदा उठाकर रे अटैक पोजीशन में आता है। वो इनक्रेडिबल स्पीड से एरियल स्लैश लॉन्च करता है जो कोगा को गायरो से दूर पुश कर देता है और उससे डैमेज भी होता है। रे रियलाइज करता है कि कोगा एक्सट्रीमली पावरफुल है। उसका स्लैश नॉर्मली किसी एवरेज मोनोनोके को 2 पार्ट्स में कट कर देता, लेकिन कोगा को सिर्फ माइनर इंजरी हुई। रे कहता है कि ऊपर वाले एजेंट्स जल्दी ही समझ जाएंगे कि नीचे प्रॉब्लम है, लेकिन उन्हें हेल्प का वेट नहीं करना चाहिए। उन्हें कोगा को खुद हैंडल करना होगा। कोगा गुस्से में ह्यूमंस को वीकलिंग्स कहता है। उसके अकॉर्डिंग ह्यूमंस सिर्फ अपनी नंबर्स की वजह से पावरफुल फील करते हैं और समझते हैं कि पूरी दुनिया उनकी है। फिर वो रे को टारगेट करता है। कोगा कहता है कि सबसे पहले रे मरेगा। गायरो को वो जिंदा रखेगा क्योंकि रागो को कैरी करने के लिए उसकी जरूरत है। कन्वीनियंस के लिए वो गायरो के हैंड्स और फीट तक रिमूव करने की बात करता है। कोगा अपने ब्लड से एक मैसिव स्पीयर क्रिएट करता है और दोनों पर चार्ज कर देता है। गायरो और रे अटैक डॉज कर लेते हैं, लेकिन कोगा तुरंत रे पर दोबारा अटैक करता है। रे अपनी स्वॉर्ड से अटैक ब्लॉक करता है, लेकिन इम्पैक्ट इतना पावरफुल होता है कि स्वॉर्ड 2 पीसेज में ब्रेक हो जाती है। अब रे के पास डिफेंड करने के लिए कुछ नहीं होता। कोगा अपना स्पीयर उसके स्टमक में क्रस्ट करता है और उसे ग्राउंड पर थ्रो कर देता है। रे के माउथ से ब्लड निकलता है और उसे समझ आ जाता है कि कोगा उसके एस्टिमेट से भी ज्यादा पावरफुल है। गायरो रे की हेल्प के लिए पीछे से अटैक करता है, लेकिन कोगा उसकी मूवमेंट नोटिस कर लेता है और स्पीयर से अटैक ब्लॉक करके गायरो को पावरफुल पंच मार देता है। गायरो दूर जाके ग्राउंड पर गिरता है। कोगा इरिटेट होकर पूछता है कि रागो ने गायरो को जो पावर दी थी वो आखिर है कहाँ। कोगा रागो की तरफ बढ़ता है और कहता है कि वो जल्द ही उसे गायरो से सेपरेट कर देगा, तब रागो फिर से फ्री होगा। लेकिन गायरो दोबारा खड़ा हो जाता है। वो कोगा को क्लियरली बोलता है कि वो रागो का सूटकेस नहीं है जिसे वो उठाकर कहीं भी ले जा सके। गायरो रागो की पावर कॉल करता है। रागो भी अग्री करता है कि कोगा कंप्लीटली डिमेंटेड है और उसे एक प्रॉपर बीटिंग की जरूरत है। अगले मोमेंट गायरो के फिस्ट के अराउंड पावरफुल ब्लैक ऑरा फॉर्म होता है। गायरो फुल फोर्स से कोगा को पंच करता है। इम्पैक्ट से मैसिव डस्ट क्लाउड क्रिएट होता है। रे रागो की पावर देखकर शॉक रह जाता है। डस्ट क्लियर होती है तो कोगा बैडली इंजर्ड खड़ा होता है, लेकिन वो अभी भी अलाइव था। कोगा फिर वियर्डली गायरो से रागो को हैंडओवर करने की रिक्वेस्ट करता है। वो कहता है कि उसे रागो की पावर बहुत पसंद है। गायरो सीधा रिफ्यूज कर देता है। तभी कोगा को रियलाइज होता है कि रीइंफोर्समेंट्स आ रहे हैं। इस कंडीशन में उनसे फाइट करना रिस्की होगा, इसीलिए वो रिट्रीट करने का डिसीजन लेता है। जाते जाते वो गायरो को वार्न करता है कि अपना माउथ कंट्रोल में रखे, वरना उसकी ये हैबिट ही उसकी डेथ का रीजन बनेगी। कोगा एक पोर्टल क्रिएट करता है और डिसअपियर हो जाता है। एग्जैक्टली उसी वक्त इचाई एक ओल्डर मैन के साथ फैसिलिटी में पहुंचती है। उस आदमी का नाम टॉक था और वो फर्स्ट स्क्वाड से बिलोंग करता था। सब फैसिलिटी से बाहर श्राइन के पास आ जाते हैं। वहां शीबा फर्स्ट स्क्वाड की लीडर से बात करता है। वो शीबा को वार्न करती है कि उसकी अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज की वजह से डिसिप्लिनरी हियरिंग हो सकती है। शीबा सिचुएशन को लाइटली लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो वुमन उसकी बात इग्नोर करके अपनी विप के साथ वहां से चली जाती है। शीबा अपनी टीम की तरफ देखता है। उसके अकॉर्डिंग गायरो और रे दोनों ने एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई कर लिया था, क्योंकि दोनों ने एक एक्सट्रीमली पावरफुल मोनोनोके के अगेंस्ट सर्वाइव करके अपनी कैपेबिलिटी प्रूव की थी। शीबा रे से पूछता है कि वो ठीक है या नहीं, लेकिन रे अपनी परफॉर्मेंस से कंप्लीटली डिसअपॉइंटेड होता है। उसके माइंड में बार बार वही सीन चल रहा होता है जहां कोगा ने उसे एफर्टलेसली ओवरपावर कर दिया था। रे को लगता है कि वो कंप्लीटली यूजलेस था। अगर उसका कॉम्बैट यूनिफॉर्म ना होता तो शायद वो सर्वाइव भी ना करता। इचाई भी अपनी परफॉर्मेंस को लेकर फ्रस्ट्रेटेड होती है। वो सोचती है कि अगर वो इनफ स्ट्रांग होती तो शायद सिचुएशन को पहले सेंस कर लेती और रे की हेल्प कर पाती।
मीनवाइल गायरो एक और क्वेश्चन के बारे में सोच रहा था। आखिर कोगा को रागो की पावर चाहिए क्यों, और गायरो की बॉडी को कैरियर के रूप में यूज करने का उसका एक्चुअल प्लान क्या है। शीबा तीनों को ओवरथिंक ना करने को कहता है। उसके अकॉर्डिंग आज का इंसिडेंट सिर्फ एक टीम बॉन्डिंग एक्सरसाइज था। अब उसे कंफर्म हो चुका था कि गायरो, रे और इचाई एक टीम की तरह काम कर सकते हैं, लेकिन अगले दिन से एक्चुअल ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी। नेक्स्ट मॉर्निंग शीबा तीनों रुकीज को कंडीशनिंग सेशन के लिए रेडी करता है। वो कहता है कि आज उनकी फिजिकल कंडीशनिंग टेस्ट की जाएगी, लेकिन ट्रेनिंग एक्चुअली कितनी ब्रूटल होने वाली थी ये उन्हें अभी पता नहीं था। लेकिन ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले ही फैसिलिटी की रूफ पर एक छोटी सी गर्ल अपेयर होती है। वो हंसते हुए रूफ से जंप करती है, शायद सोचती है कि वो हवा में ग्लाइड कर लेगी, लेकिन ऑब्वियसली प्लान फेल हो जाता है और वो सीधा ग्राउंड पर क्रैश कर जाती है। फिर भी वो बिना शर्माए उठती है और अनाउंस करती है कि आज ट्रेनिंग वही करवाने वाली है। वो सीधा शीबा के शोल्डर्स पर जाकर बैठ जाती है। शीबा इंट्रोड्यूस करता है कि उसका नाम फुयो है और वो एक मोनोनोके है। वो एक्सप्लेन करता है कि ब्यूरो नॉर्मली डेंजरस मोनोनोकेस को एलिमिनेट करता है, लेकिन जो मोनोनोकीज ह्यूमंस के फ्रेंडली होते हैं उनके साथ ब्यूरो कोलैबोरेशन भी करता है। फुयो तुरंत क्लियर कर देती है कि वो ह्यूमंस के सामने बाउ डाउन करने वाली मोनोनोके नहीं है। आखिर वो एक ह्यूमन के शोल्डर्स पर बैठी हुई है। फिर उसकी नज़र रागो पर पड़ती है। फुयो उसे क्यूट और कडली स्ट्रे कैट कहती है। रागो तुरंत उसे टाइनी पिप स्क्वीक बोल देता है। बस फिर क्या था, दोनों एक दूसरे को नेम से बुलाकर आर्ग्यू करना स्टार्ट कर देते हैं। शीबा फाइनली उन्हें रोकता है और ट्रेनिंग पर फोकस करने को कहता है। वो जीरो, इचिका और रेजी को बताता है कि मोनोनोकेज हिप्नोसिस और हल्यूसिनेशंस क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए ब्यूरो के हर एजेंट को ऐसी टेक्निक्स के इफेक्ट से खुद को फ्री करना आना चाहिए। आज का ऑब्जेक्टिव सिंपल है, फुयो की हल्यूसिनेशन से सेफली बाहर निकलना। फुयो अपनी पावर एक्टिवेट करती है। फ्लावर से बना एक स्ट्रेंज स्पेल तीनों रुकीज को सराउंड कर लेता है और एक क्लोज्ड लोटस के अंदर सील कर देता है। रेजी की इल्यूजन। रेजी जब आंखें खोलता है तो वो एक शैलो पॉन्ड के बीच खड़ा होता है। चारों तरफ लोटस फ्लावर्स ही लोटस फ्लावर्स होते हैं। वो समझने की कोशिश करता है कि कैसी जगह है और यहाँ से एस्केप कैसे करें। तभी उसकी नज़र पॉन्ड के एज पर पड़ती है। सामने एक फेमिलियर केव होती है। रेजी तुरंत खुद को रिमाइंड करता है कि ये सिर्फ इल्यूजन है, लेकिन तभी केव से एक व्हाइट हेड यंग मैन स्वॉर्ड लेकर बाहर निकलता है। रेजी उसे देखते ही पहचान जाता है। वो उसका ट्विन ब्रदर शिन था। रेजी अपने आप को समझाता है कि शिन रियल नहीं है, लेकिन शिन उसका नाम लेकर उसकी तरफ अटैक कर देता है। रेजी बैरली टाइम पर अपनी स्वॉर्ड रेस करके उसका अटैक ब्लॉक कर पाता है। इचिका की इल्यूजन। दूसरी तरफ इचिका खुद को अपने चाइल्डहुड में देखती है। वो अपनी मदर के साथ गार्डन में हैप्पीली प्लांट्स लगा रही होती है। उसकी मदर कैजुअली पूछती है कि बड़ी होकर क्या वो गार्डनर बनना चाहेगी। छोटी इचिका जवाब देती है कि वो गार्डनर नहीं, अपने पेरेंट्स की तरह स्पाई बनना चाहती है। तभी उसकी मदर को वर्क के लिए कॉल आ जाता है। जैसे हर बार होता था, वो इचिका को घर पर छोड़कर मिशन के लिए चली जाती है, लेकिन इस बार वो कभी वापस नहीं आती। उसकी मदर मोनोनोके के अगेंस्ट ब्यूरो मिशन में लोगों को प्रोटेक्ट करते हुए मर जाती है। फ्यूनरल के वक्त इचिका इतनी शॉक में होती है कि उसे प्रॉपरली कुछ याद भी नहीं रहता। उसके लिए सब कुछ एक ब्लर बन जाता है। उस दिन के बाद उसकी लाइफ से जैसे हैप्पीनेस दूर हो जाती है। इचिका अपनी सारी एनर्जी ट्रेनिंग में लगा देती है। वो हर दिन रनिंग करती है, अपनी स्पीड इंप्रूव करती है और धीरे धीरे एक केपेबल एजेंट बन जाती है। एक दिन उसे एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी में बुलाया जाता है। वहाँ एक एजेंट उसे उसके फादर का लेटर देता है। इचिका चेंबर के सेंटर में एक स्टैचू देखती है जो एग्जैक्टली उसकी मदर जैसा होता है। लेटर में उसके फादर बताते हैं कि वो स्टैचू एक्चुअली उसकी मदर ही है। एक मोनोनोके की स्पेल ने उसे स्टोन में ट्रांसफॉर्म कर दिया था, लेकिन वो अभी भी अलाइव है। उस मोमेंट के बाद इचिका का एक ही गोल रह जाता है, उस मोनोनोके को ढूंढना जिसने उसकी मदर के साथ ये किया और उसे वापस नॉर्मल करना। इल्यूजन में इचिका स्टैचू को टच करती है। अचानक स्टैचू शेक होने लगता है और उसके अंदर से एक टेरिफाइंग मॉन्स्टर बाहर निकल आता है। जीरो की इल्यूजन। मीनवाइल जीरो पूरी इल्यूजन में बस इधर उधर भाग रहा होता है। उसे एग्जिट का कोई क्लू नहीं मिलता। अचानक वो एक मैसिव शैडोई डीमन के सामने आ जाता है। रागो उस क्रीचर को रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन वो जीरो को रिमाइंड करता है कि दोनों हल्यूसिनेशन के अंदर है, इसलिए जो सामने है वो रियल नहीं हो सकता। जीरो को इस एक्सप्लेनेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिंपली अपनी फिस्ट्स रेडी करता है और डिसाइड करता है कि अगर मॉन्स्टर सामने खड़ा है तो उसे तोड़ देना ही ईजीएस्ट सोल्यूशन है। रेजी और शिन। उधर रेजी अपने ब्रदर शिन के साथ फाइट कर रहा होता है। उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज वापस आने लगती है। रेजी और शिन बचपन से एक दूसरे के साथ स्वॉर्ड प्रैक्टिस करते आए थे। शिन उससे सिर्फ कुछ मिनट्स बड़ा था, लेकिन स्वॉर्ड्समैनशिप में हमेशा रेजी से थोड़ा बेटर रहा। ट्रेनिंग के दौरान शिन ऑलमोस्ट हर बार रेजी को ग्राउंड पर गिरा देता था। एक बार रेजी बुरी तरह इंजर्ड हुआ था। उनके फादर ने शिन की स्वॉर्ड्समैनशिप की प्रेज की, जबकि रेजी ग्राउंड पर ब्लडीड पड़ा था। शिन खुश हुआ, लेकिन इमीडिएटली अपने ब्रदर को उठाया और उसकी वुंड्स ट्रीट करने लगा।
रेजी मजाक में कहता है कि अब उसके पास एक और स्कार छुपाने के लिए है। शिन अपोलोजाइज करता है और कहता है कि वो इतना हार्ड हिट नहीं करना चाहता था, लेकिन फाइट के फ्लो में कंट्रोल लूज हो गया। रेजी उसे रीएश्योर करता है। वो कहता है कि अगर शिन को प्लान का हेड बनना है और उसके लिए रेजी को स्टेपिंग स्टोन बनना पड़े तो वो हैप्पीली उस रोल को एक्सेप्ट कर लेगा। शिन लाफ करता है। वो कहता है कि रेजी कोई स्टेपिंग स्टोन नहीं है, चाहे फ्यूचर में क्लैन का हेड कोई भी बने, दोनों हमेशा ब्रदर्स ही रहेंगे। शिन ये भी कहता है कि फैमिली का हेड बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसके पास एक ऐसा ब्रदर हो जो उसकी बैक प्रोटेक्ट करे, और अगर कभी शिन फैमिली का हेड बनने में फेल हो गया तो पोजीशन रेजी को मिल सकती है। रेजी स्माइल करता है, लेकिन अंदर से वो जानता था कि ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है। दोनों ट्विन्स होने के बावजूद शिन हर चीज में थोड़ा बेटर था। रेजी ने इवेंचुअली एक्सेप्ट कर लिया था कि शायद वो हमेशा अपने ब्रदर की शैडो में रहेगा, और अब उसे इस बात का बुरा भी नहीं लगता। फिर वो इंपॉर्टेंट दिन आता है, राइट ऑफ द स्वॉर्ड। ये उनके फैमिली का एंशिएंट रिचुअल था जिसके थ्रू डिसाइड होता था कि फ्यूचर में क्लैन का नेक्स्ट हेड कौन बनेगा। ये रिचुअल उनके घर के पीछे सराउंडेड एक डार्क केव में परफॉर्म किया जाता था। डीपेस्ट पार्ट में रेजी केव के सामने खड़ा होता है, जानते हुए कि अब उसकी और शिन की लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट शुरू होने वाला है। नहीं थी, बहुत पहले एक मोनोनोके ने इस ब्लेड को पजेस कर लिया था, इसलिए राइट कंप्लीट करने के लिए कैंडिडेट को स्वॉर्ड के अंदर मौजूद स्पिरिट और उसके कर्स को ओवरकम करके ब्लेड को कंट्रोल करना पड़ता था। रे को बचपन में एक बार ये रिचुअल देखना याद था, लेकिन उसे उस दिन की सिर्फ एक चीज याद थी, वो बहुत डरा हुआ था। प्रेजेंट में उनके फादर शिन को राइट के लिए प्रिपेयर करते हैं। वो वॉर्न करते हैं कि स्वॉर्ड के अंदर का कर्स हर साल स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है, इसलिए शिन को अपनी पूरी स्ट्रेंथ से उसे रेजिस्ट करना होगा। शिन स्माइल करता है और कहता है कि वो जल्दी वापस आ जाएगा। वो केव के अंदर चला जाता है, जबकि रे बाहर रुककर कॉन्फिडेंट होता है कि शिन स्पिरिट को जरूर ओवरकम कर लेगा। शिन सच में जल्दी बाहर आ जाता है, लेकिन जो बाहर आया था वो शिन नहीं था। मोनोनोके ने शिन के बॉडी पर कंट्रोल कर लिया था। वो बाहर आते ही गार्ड्स पर अटैक करता है और फिर अपने फादर से फाइट शुरू कर देता है। रे हेल्पलेस होकर सब देखता रहता है, जबकि उसका फादर शिन को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन मोनोनोके की पावर के सामने वो कंप्लीटली आउटमैच्ड होता है। शिन फाइट जीत जाता है। उसका फादर रे को चिल्लाकर कहता है कि वहां से भाग जाओ, क्योंकि रे अभी शिन का सामना नहीं कर सकता, लेकिन शिन अपने फादर पर अटैक करता है और उन्हें 2 हिस्सों में गिरा देता है। रे शॉक में खड़ा रह जाता है। शिन की आंखों में टीयर्स होते हैं। वो रे से कहता है कि फादर सही कह रहे थे, रे अभी उसके लेवल का नहीं है, इसलिए उसे अपनी ट्रेनिंग को लाइफ एंड डेथ सिचुएशन की तरह लेना होगा ताकि एक दिन वो शिन को डिफीट कर सके। यह कहकर शिन फॉरेस्ट में चला जाता है। रे उसे वापस आने के लिए चिल्लाता रहता है। रेज इल्यूजन। रियलिटी में रे अभी भी हैलुसिनेशन के अंदर शिन के सामने खड़ा होता है। शिन कहता है कि फाइट का कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि रे उसे डिफीट नहीं कर सकता, लेकिन रे अपना माइंड फोकस करता है। वो खुद को रिमाइंड करता है कि सामने खड़ा शिन रियल नहीं बल्कि उसकी अपनी इमेजिनेशन है। शिन दोबारा अटैक करता है। रे अटैक ब्लॉक करके उसे पीछे पुश करता है और फाइनल क्लैश के लिए रेडी हो जाता है। दोनों फुल स्पीड से एक दूसरे की तरफ चार्ज करते हैं। इस बार रे का रिजॉल्व इल्यूजन से स्ट्रॉन्गर होता है। वो शिन की इल्यूजन को डिस्ट्रॉय कर देता है और टेस्ट क्लियर कर लेता है। इचाईज इल्यूजन। दूसरी तरफ इचाई अपनी इल्यूजन में अपनी मदर के मोनोनोके फॉर्म से फाइट कर रही होती है। वो अटैक्स डॉज करते हुए अपनी मदर को याद करती है, हमेशा काम और प्रेशर में कंप्लीटली कंपोज्ड। इचाई भी वही रिजॉल्व अपनाती है। वो अपनी नाइफ निकालती है और परफेक्ट टाइमिंग पर अटैक करके मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर देती है। इचाई भी हैलुसिनेशन से बाहर आ जाती है। बाहर रे पहले ही रिटर्न कर चुका होता है। शिबा दोनों को कांग्रेचुलेट करता है। दोनों ने 10 मिनट के अंदर अपनी हैलुसिनेशन ब्रेक कर दी थी, लेकिन अब उसकी अटेंशन लास्ट लोटस पे चली जाती है। उसके अंदर गायरो और रैगो दोनों ट्रैप्ड थे। फुयो एक्सप्लेन करती है कि उसकी हैलुसिनेशन नॉर्मली किसी पर्सन की डीपेस्ट इनसिक्योरिटीज और हिडन फियर्स को सरफेस पे लाती है, लेकिन गायरो के केस में 2 सोल्स एक बॉडी में फ्यूज्ड है, इसलिए सिचुएशन अनप्रेडिक्टेबल है। गायरो एंड रैगो। इल्यूजन के अंदर गायरो एक मैसिव मॉन्स्टर के अटैक्स डॉज कर रहा होता है। मॉन्स्टर अपने ह्यूज साइज के बावजूद सरप्राइजिंगली फास्ट होता है। गायरो कंफ्यूज होकर पूछता है कि आखिर ये क्रीचर है क्या। मॉन्स्टर लाफ करता है और कहता है कि अब वो गायरो को दिखाएगा कि वो एक्चुअली क्या है। अगले मोमेंट मॉन्स्टर वायलेंटली एक्सप्लोड होता है और गायरो का पीछा करना स्टार्ट कर देता है। बाहर फुयो सडनली रियलाइज करती है कि सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो गई है। उसकी आईज ओपन होती है और वो देखती है कि गायरो वाला पिंक लोटस कंप्लीटली जेट ब्लैक हो चुका है। शिबा पूछता है कि क्या हुआ।
फुयो बताती है कि उसने लोटस का कंट्रोल लूज कर दिया है और उसे लगता है इसका रीजन रैगो है। नॉर्मली वो हैलुसिनेशन को अबॉर्ट कर सकती है अगर सिचुएशन डेंजरस हो, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती। गायरो को खुद ही एस्केप करना होगा। अगर वो फेल हुआ तो वो लोटस के अंदर परमानेंटली क्रश हो सकता है। सडनली गायरो और रैगो इल्यूजन के अंदर एक कंप्लीटली डिफरेंट एरा में पहुंच जाते हैं। वो उसी श्राइन के पास खड़े होते हैं जहां फ्यूचर में रैगो को सील करने वाला ब्लैक ऑब्सीडियन रॉक होगा, लेकिन इस वक्त वो रॉक अंडरग्राउंड नहीं बल्कि श्राइन के ऊपर ओपनली प्लेस था। रैगो सराउंडिंग्स देखकर कंफ्यूज्ड होता है। तभी एक यंग मैन श्राइन पर भागता हुआ आता है और लॉर्ड रैगो को विलेज की बाउंटीफुल हार्वेस्ट के लिए थैंक यू करता है। गायरो और रैगो दोनों शॉक हो जाते हैं। रैगो खुद उस यंग मैन के सामने अपीयर होता है और कहता है कि उसे हर दिन यहां आने की जरूरत नहीं है, हार्वेस्ट में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। यंग मैन स्माइल करता है और बताता है कि सराउंडिंग विलेजेस में मोनोनोकेज और डीमंस ह्यूमंस को कॉन्स्टेंटली अटैक कर रहे हैं, लेकिन रैगो के इस विलेज में रहने की वजह से कोई मोनोनोके यहां आने की हिम्मत नहीं करता, इसलिए विलेजर्स सेफ है। रैगो नजर हटाकर कहता है कि वो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए यहां नहीं आया, बस उसे ये प्लेस पसंद है इसलिए वो यहीं रहना चाहता है। यंग मैन कहता है कि रैगो की प्रेजेंस ही उनके विलेज को सेफ रखती है और ये बात उसे जेन्युइनली हैप्पी करती है। वो रैगो के लिए रैडिश और फिश छोड़ता है और नेक्स्ट डे फिर आने का प्रॉमिस करता है। उसके जाने के बाद गायरो रियलाइज करता है कि ये पास का एरा है। रैगो भी कंफर्म करता है कि ये 1730 का टाइम है, उसके ऑब्सीडियन स्टोन में सील होने से पहले का। उस वक्त मोनोनोकेस कोई हिडन मिथ नहीं थे। कॉमन पीपल उनके एग्जिस्टेंस के बारे में जानते थे, कुछ उनसे डरते थे जबकि कुछ उन्हें पावरफुल बीइंग्स की तरह रिस्पेक्ट करते थे। तभी गायरो की नजर एक व्हाइट हेड यंग मैन पर पड़ती है जो श्राइन की तरफ आ रहा होता है। वो रैगो को देखकर स्माइल करता है और उसे ओल्ड फ्रेंड कहकर ग्रीट करता है। व्हाइट हेड मैन श्राइन के पास आकर रागो से पूछता है कि वो इतने बड़े डेथ ऑब्सीडियन रॉक के पास क्यों रहता है, जबकि ये मोनोनोकेस के लिए पॉइजन के जैसा है। रागो कामली अपनी फिश खाता रहता है और कहता है कि इसी रॉक की वजह से दूसरे मोनोनोकेस उससे दूर रहते हैं और उसे थोड़ी पीस मिलती है। तब गायरो के साथ मौजूद रागो को अचानक उस व्हाइट हेड मैन की वॉइस फेमिलियर लगती है। उसे याद आता है कि ये वही आदमी है जिसने उसे रॉक से रिलीज होने के बाद कॉन्टैक्ट किया था। व्हाइट हेड मैन बताता है कि ह्यूमंस का बिहेवियर बदल रहा है। अब ह्यूमंस मोनोनोकेस को ओपनली हंट करके मार रहे हैं। रागो को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि कुछ मोनोनोकेस खुद भी लिमिट क्रॉस कर रहे थे और ह्यूमंस को बिना वजह किल कर रहे थे, इसलिए ह्यूमंस का रिएक्शन होना ऑब्वियस था। लेकिन व्हाइट हेड मैन कहता है कि प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं है। ह्यूमंस ने शोगुन के सपोर्ट से एक ऑर्गेनाइज्ड एंटी मोनोनोके फोर्स क्रिएट कर ली है। अब ट्रेंड फोर्सेस सिस्टमैटिकली मोनोनोकेस को हंट कर रही हैं। कुछ मोनोनोकेस तो अपनी जान बचाने के लिए ह्यूमंस के साइड में भी चले गए हैं। उसके अकॉर्डिंग इससे पुराना नेचुरल ऑर्डर कंप्लीटली चेंज हो रहा है। पहले मोनोनोकेस ह्यूमंस को हंट करते थे, जबकि ह्यूमंस उनसे डरते और उन्हें पावरफुल बीइंग्स की तरह रिस्पेक्ट करते थे। रागो फिर भी अनइंटरेस्टेड रहता है। वो सीधा पूछता है कि उसे एक्चुअली चाहिए क्या। तभी आसपास कई मोनोनोकेस अपीयर हो जाते हैं। व्हाइट हेड मैन रिवील करता है कि वो ह्यूमंस के अगेंस्ट अपनी फोर्स प्रिपेयर कर रहा है और चाहता है कि रागो भी उनके साथ ज्वाइन करे। रागो बिना सोचे मना कर देता है। वो क्लियरली कहता है कि उसे किसी ग्रुप का पार्ट नहीं बनना। कुछ मोनोनोकेस गुस्से में रागो पर चिल्लाने लगते हैं और पूछते हैं कि क्या वो ह्यूमंस के साइड में है, लेकिन व्हाइट हेड मैन उन्हें रोक देता है। वो रागो से कहता है कि उसकी स्ट्रेंथ और पावर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो प्रॉमिस करता है कि नेक्स्ट डे वापस आकर आंसर लेगा। रागो उससे पहले ही वार्न कर देता है कि दोबारा आने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका आंसर चेंज नहीं होगा। अगली सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग व्हाइट हेड मैन फिर श्राइन पर आ जाता है। वो कहता है कि वो अपना आंसर लेने वापस आया है। रागो एक बार फिर रिफ्यूज कर देता है, लेकिन तभी उसकी नजर व्हाइट हेड मैन के हाथ पर पड़ती है। उस हाथ से ब्लड ड्रिप हो रहा होता है। मैन लाफ करता है और कहता है कि ये विलेज काफी ब्यूटीफुल और फर्टाइल है, और क्योंकि विलेज में ह्यूमंस भी बहुत हैं, उसने रास्ते में एक छोटा सा स्नैक कर लिया। फिर वो अपना हाथ रेस करता है। उसके हाथ में उसी यंग मैन का सेवर्ड हेड होता है जो हर दिन रागो के लिए फिश और रैडिश लेकर आता था। रागो की आंखों में इंस्टेंटली रेज आ जाता है। उसका डिमोनिक फॉर्म एक्टिवेट होता है और वो एक मैसिव मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गायरो ये देखकर शॉक हो जाता है। अब उसे समझ आता है कि जिस जाइंट मॉन्स्टर से वो पहले इल्यूजन में फाइट कर रहा था, वो खुद रागो था। व्हाइट हेड मैन भी अपना मोनोनोके फॉर्म एक्टिवेट कर लेता है। रागो बिना किसी वार्निंग के अपनी इनॉर्मस स्पिरिचुअल पावर चार्ज करता है और एक डेविस्टेटिंग अटैक सीधा उसकी तरफ अनलीश कर देता है। अटैक की पावर इतनी इनॉर्मस होती है कि सिर्फ व्हाइट हेड मैन ही नहीं बल्कि पूरा एरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है।
श्राइन, माउंटेन, फॉरेस्ट्स, रागो के सामने आए मोनोनोकेस और विलेज के लोग सब कुछ उस ब्लास्ट में वाइप आउट हो जाते हैं। व्हाइट हेड मैन का एक आर्म भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो बैडली इंजर्ड होकर रागो को देखता है। वो एडमिट करता है कि रागो एग्जैक्टली उतना ही पावरफुल है जितना उसने इमेजिन किया था, लेकिन अब सिचुएशन और डेंजरस हो गई थी। पूरा विलेज डिस्ट्रॉय होने के बाद ह्यूमंस नेचुरली रागो को एनिमी समझेंगे और इवेंचुअली उसे हंट करेंगे। व्हाइट हेड मैन फिर रागो को कन्विंस करता है कि अब उसके पास मोनोनोकेस के साथ ज्वाइन करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन रागो कुछ नहीं बोलता। उसके माइंड में उस यंग मैन की बात रिपीट होती है जिसने उसे विलेज का सेविंग ग्रेस कहा था। रागो अपने सामने हुई डिस्ट्रक्शन को देखता है। उसे रियलाइज होता है कि अगर वो किसी साइड में गया तो डिस्ट्रक्शन और बढ़ेगा, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो किसी साइड का पार्ट नहीं बनेगा। रागो डेथ ऑब्सीडियन की तरफ वॉक करता है। व्हाइट हेड मैन उसे रोकने के लिए चिल्लाता है, लेकिन रागो उसकी बात इग्नोर करता है। वो डेथ ऑब्सीडियन के साथ फ्यूज हो जाता है और खुद को उस रॉक के अंदर सील कर लेता है। इल्यूजन का फाइनल बैटल। कुछ ही देर बाद गायरो और रागो दोबारा ड्रीम लाइक स्पेस में रिटर्न करते हैं। उनके सामने रागो का घोंसली फॉर्म होता है। वो फ्यूरियस होता है। उसके अकॉर्डिंग रागो ने ह्यूमंस के साथ फ्यूज होकर एक साइड चूज कर ली थी, जबकि उसने खुद डिसाइड किया था कि वो कभी किसी साइड नहीं लेगा। मॉन्स्टर उनकी तरफ अटैक करता है। गायरो जंप करके अटैक डॉज करता है और रागो से पूछता है कि क्या अब इस चरेट को एंड कर देना चाहिए। रागो अपनी सारी पावर गायरो को ट्रांसफर कर देता है। दोनों फाइनल फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। ब्लैक लोटस। बाहर फुयो अब भी लोटस का कंट्रोल रीगेन करने की पूरी कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसकी हर अटेम्प्ट फेल हो रही होती है। तभी ब्लैक लोटस के सरफेस पर एक क्रैक अपीयर होता है। क्रैक सडनली वाइडन होता है और एक मैसिव डेमोनिक हैंड लोटस को अंदर से तोड़ देता है। अगले मोमेंट गायरो और रागो बाहर आ जाते हैं। दोनों इरिटेटेड होते हैं क्योंकि बाकी सबसे लास्ट में उनका टेस्ट कंप्लीट हुआ था। थोड़ी देर बाद सब लोग सोडास के साथ बैठते हैं। गायरो उन्हें इल्यूजन में देखी हुई पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करता है। शिबा रियलाइज करता है कि उन्हें एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन मिला है। हना पूछती है कि क्या ये इन्फॉर्मेशन हायर अप्स को रिपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन शिबा इमीडिएटली मना कर देता है। उसके अकॉर्डिंग अगर हायर अप्स को पता चला कि उन्हें रागो के पास्ट और मोनोनोके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है, तो वो इसी इन्फॉर्मेशन को लेवरेज की तरह यूज करेंगे। इसलिए शिबा डिसाइड करता है कि पहले खुद इन्वेस्टिगेट करना बेटर होगा। अब उनका नेक्स्ट टारगेट था अमागी को ढूंढना, और यहीं से उनकी इन्वेस्टिगेशन एक और डेंजरस डायरेक्शन में जाने वाली थी। लेकिन इसके लिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट पार्ट मिस मत करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।